आज राष्ट्रीय भारतीय ज्ञान परंपरा पर इस संगोष्ठी में हमारे बीच अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं तिलक, लोटा पानी और फूलमाला से। हमारे बीच एक से एक विद्वद्गण ऋषि मुनियों की परंपरा को यहाँ विचार विमर्श के लिए लेकर आए हैं। हम इस डोरंडा महाविद्यालय के राधा कृष्ण सभागार में उन सभी साधुजनों का, सुधीजनों का, विद्वद्जनों का स्वागत कर रहे हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्ट चालू हो गया? हो गया। बट अभी से बोल बोल के कितना गला सूख रहा है। मंत्री महोदय,
थोड़ा सा ऐसे हो, थोड़ा सा उधर चले। ऐसे ही तो आप कहीं से बाहर निकल जाए। हाँ 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 निकलो। तो यहाँ से तो मेरा चुटका है यहाँ। चुटका कितना? बहुत चुटका है। कौन इतना बोलता है हिंदी इतना इतना सारा बीच बीच में चुटका है। हाँ हाँ। भारतीय ज्ञान परंपरा के सेमिनार में मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार राधा कृष्ण किशोर सर उपस्थित हैं। हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं इस सभागार में। ये बहुत बड़ा संजोग योग्य है कि जिस सभागार का नाम भारत के महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
महान शिक्षाविद जिनके नाम से इस सभागार का नाम रखा गया, आज उस सभागार की प्रथम संगोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रथम मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। ये नाम का संजोग ही कहें, ऋषि मुनियों का योग ही कहें कि सभा है, सभागार है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम, और हमारे मुख्य अतिथि भी हैं राधाकृष्ण सर। तो पुनः हम हृदय से अपने महाविद्यालय परिवार से उनका स्वागत करते हैं और इस भारतीय ज्ञान परंपरा मानव सभ्यता की आरंभ से लेकर आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इस ज्ञान परंपरा के मंथन का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार राधाकृष्ण सर, राधाकृष्ण किशोर सर। सभी को जोहार, नमस्कार एंड वार्म वेलकम टू यू ऑल। डोरंडा कॉलेज द्वारा आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा पर 2 दिवसीय सेमिनार में हम सभी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। I, Dr. Shilpi Singh, on behalf of the entire Dorinda College fraternity, would like to humbly extend my obeisance and cordial welcome to the Honorable Chief Guest, Minister of Finance of Jharkhand, Shri Radha Krishnan Kishore, and distinguished guest of honor, Dr. Ras Bihari Prasad Singh, ex-Vice Chancellor, Patna University, keynote speaker, Professor Saugat Bhaduri of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and Dr. R.K. Roy, a very popular doctor of our city, Ranchi. इस 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार में पूरे भारतवर्ष के विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए सभी शिक्षकों और रिसर्च स्कॉलर्स, जिनमें से कुछ ऑनलाइन माध्यम से भी सेमिनार में भाग ले रहे हैं, सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं डोरंडा कॉलेज के सभी विद्वान शिक्षकों और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकेतर कर्मचारी गण का भी स्वागत करती हूँ। प्रेस और मीडिया से आए हुए हमारे सभी भाई बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है। I would now humbly request everyone to kindly stand up for the national anthem. I would now humbly request everyone to kindly stand up for the national anthem.
जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय ज्ञान परंपरा की। Thank you. Please be seated. Words fall short to express the extent of gratitude we hold for you all, and nothing better than a bouquet, a memento, and a shawl to exhibit our act of gratefulness. I would now request our Honorable Principal Sir to present these as a token of gratitude and respect to our chief guest, Shri Radha Krishnan Kishore ji. I would now request our Honorable Professor in Charge, ma'am, Dr. Rajni Toppo, ma'am, to present these as a token of gratitude and respect to our guest of honor, Dr. Ras Behari Prasad Singh. I would now request to Dr. Pushpa Binha to present these as a token of gratitude and respect to our keynote speaker, Professor Saugat Bhaduri. I would now request to Dr. Manju Minj ma'am to present these as a token of gratitude and respect to our guest, Dr. R.K. Roy. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योमामृतगमय। हे परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य के मार्ग पर ले चलो, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। I would now like to invite our honorable chief guest and all respected dignitaries for lighting the lamp, and I request our honorable principal sir to escort them. Please, sirs. दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तू में पाप, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरुज्योति थैंक यू सर। एक गुरु भारतीय ज्ञान प्रणाली में एक केंद्रीय और पवित्र स्थान रखते हैं। केवल शिक्षक से अधिक गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक, नैतिक संरक्षक और प्राचीन ज्ञान के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। गुरु शिष्य संबंध भारत की शैक्षिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार बना हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के निरंतर संचरण और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु मूर्ति का ध्यान ही सब ध्यानों का मूल है। गुरु के चरण कमल की पूजा ही सब पूजाओं का मूल है। गुरु वाक्य ही सब मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मुक्ति प्राप्त करने का प्रधान साधन है। अब हम हमारे रांची यूनिवर्सिटी के कुलगीत के लिए बच्चों को मंच पर बुलाना चाहेंगे। सभी लोग कुलगीत के लिए अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय 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 रांची गुरुकुल, जय 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 रांची गुरुकुल, जय विद्याजन में निरत छात्रगण, कार्यशील तेजोमय गुरुजन, प्रकृति
बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये महिमा हमारे बीच लेके आई थी। अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विद्वत जनों का स्वागत के लिए स्वागत गीत। योगेश युग के ईश हैं और आज के इस विद्वत मंडली में भारतीय ज्ञान परंपरा की मंथन का बीज से अमृत पान करने का ये संजोग है, तो हम आमंत्रित करते हैं योगेश और उनकी कंपनी को। प्रोफेसर योगेश हमारे डोरंडा कॉलेज के टीआरएल डिपार्टमेंट के एक बहुत ही विद्वान शिक्षक हैं। अपने सब्जेक्ट के अलावे इनके पास माँ सरस्वती की दी हुई बहुत बड़ी आशीर्वाद के रूप में प्रतिभा है, जिसका प्रदर्शन आज ये हम लोगों के सामने करेंगे। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सर प्लीज़। जोहार जोहार जोहार, रौरे मन के करती जोहार। जोहार जोहार जोहार, रौरे मन के करती जोहार। बड़ी दूर से आए गिले मही, मन हमर मांझे भला स्वागत कर रे नीचे थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं हमारे भारतवर्ष की एक अमूल्य निधि, नोबेल प्राइज़ विजेता कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि से ली हुई कुछ पंक्तियों को मैं आपके समक्ष में रख रही हूँ। Where the mind is without fear and the head is held high,
where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. भारतीय पद्धति टिकाऊ है और सभी के कल्याण के लिए प्रयासरत है। यह आवश्यक है कि हम अपनी विरासत की व्यापक ज्ञान प्रणाली को पुनः प्राप्त करें और दुनिया के सामने भारतीय तरीके से काम करने का उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए ऐसी पीढ़ियों के विद्वानों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है जो हमारे महान सभ्यता के विशिष्ट और अनूठे जीवन शैली को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित और अनुकरण कर सके। भारतीय ज्ञान प्रणाली ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन का समावेश है जो अनुभव, पर्यवेक्षण, प्रयोग और कठोर विश्लेषण से विकसित हुई है। सत्यापन और व्यवहारिक उपयोग की इस परंपरा ने हमारी शिक्षा, कला, प्रशासन, कानून, न्याय, स्वास्थ्य, निर्माण और वाणिज्य को प्रभावित किया है। इसने भारत की शास्त्रीय और अन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया है जो पाठ्य, मौखिक और कलात्मक परंपराओं के माध्यम से प्रेषित हुई हैं। इन्हीं सब मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हमारे विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक अमूल्य रत्न इस ज्ञान के समुद्र से बाहर आएंगे। I now take immense pleasure in humbly inviting the head of this institution and chairperson of this national seminar, Dr. Rajkumar Sharma, to share his precious words. Please, sir. First and foremost, I, on behalf of Dorinda College family, express my heartfelt prayers to Almighty, Omniscient and Omnipotent, our Creator, who made our existence a reality. Then I express my gratefulness to my motherland, that is Bharat, that has enlapped us so benevolently and provides us with all we need for our material satisfaction and spiritual contentment. I extend a soothing and warm good morning to all the guests and participants present here. Respected Chief Guest Sri Radha Krishna Kishore, the Finance Minister, Government of Jharkhand, I welcome you, sir, with the core of my heart.
You accepted our proposal of gracing the occasion so graciously that it made us feel that you feel us a lot. I welcome you, sir. I welcome the guest of honor, Professor R.B.P. Singh, a distinguished academician and former Vice Chancellor of Patna University. Welcome you, sir. You have shaped the career of thousands of students who are today working in bureaucracy and academics. I welcome the distinguished keynote speaker, Professor Saugat Bhaduri from JNU. You have been a globe-trotting scholar, and today our intellectual urges will get adequate fodder after listening to you. I welcome Dr. R.K. Rai, an eminent doctor of this city, who has novel experiences, especially in the field of interface between physics and metaphysics, some transcendental experiences that he will be sharing with all of us today. That is also a part of Indian knowledge system. I remember, though he is not present, Honorable Vice Chancellor Ranchi University, Dr. Ajit Kumar Sinha. Oh, मैंने देखा नहीं सर, sorry sir. So welcome you, sir, though you are the head of this family. I welcome all the intellectuals, teachers, social activists, researchers, and the stakeholders of higher education in general who have spared time to attend this event. I welcome all the people from media whose cooperation I value most as the fourth estate in this nation. I wish all of you a comfortable stay on this campus during this seminar. Indian knowledge system, popularly known as IKS, has become a buzzword in academic circles today. The UGC has mandated it as an integral part of National Education Policy 2020. In its several guidelines, the UGC has made it mandatory that 5% of the total credits earned in a program must be obtained through the contents of IKS. Keeping in view the premium laid on IKS for its inclusion in syllabus at different levels, we decided to organize this seminar so that it may enlighten faculty members and research scholars about the domain of IKS. As a teacher with keen interest in the contents of IKS, I realize that IKS has tremendous resources that may be tapped for enriching the lifestyle of mankind in general. We have thousands of texts dealing with different domains of knowledge, especially language and literature, metaphysics, Ayurveda, yoga, astronomy, astrology, medicinal plants, surgery, Vedic mathematics, etc., that has set India as the Vishwa Guru. This seminar will throw adequate light on all of these aspects of knowledge that may truly ensure a qualitative transformation of global society. Further, we are pretty aware that Western Renaissance of the 15th century ushered in the spirit of scientific temper that brought about revolutionary transformative changes in the life of mankind, marked by rampant materialism and consumerism. After passage of nearly 5 centuries since then, today we feel that a spiritual ventilation is urgently required in our life, as lopsided or one-sided focus on materialism made our life extremely monotonous. Therefore, this seminar proposes that the focus on IKS as envisioned in NEP 2020 will turn out to be an Oriental Renaissance. It will integrate materialism with spiritualism, harmonizing the fabric of life. It is a proven fact that essence of life can be realized in the state of harmony between concrete and abstract, physics and metaphysics, mundane and divine. What the West has ensured to humanity till date is by and large half of what we actually need to make this life purposeful and contented. With this grand and lofty ideals in mind, this seminar has been conceptualized, and its true delivery will rest on all of you
who have gathered here to deliberate upon this topic. Once again, I welcome one and all over here. Hope you enjoy all these sessions and contribute to the betterment of society. I welcome you all once again. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your gracious and enlightening words. हमारे बीच हमारे रांची यूनिवर्सिटी के अभिभावक और हमारे संरक्षक, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सर हमारे बीच आ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। मैं मंजूलाल मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आकर वीसी सर को सम्मानित करें। It is my honor to invite our esteemed chief guest, Honorable Minister Sri Radha Krishna Kishore, Finance Minister, Jharkhand Government, Distinguished Honorary Dr. Raj Bihari Prasad Singh, Keynote Speaker, Professor Saugat Bhaduri, Dr. R.K. Roy, and our respected Vice Chancellor Sir, to release the souvenir for this 2 days national seminar on Indian knowledge system. I would also like to request our esteemed guest to release a book titled Dynamics of Commerce from Theory to Practice, written by our talented colleague in the Department of Commerce and Management, Dr. Roshan Kumar. This book provides a balanced combination of theoretical perspectives and practical applications, making it an essential resource for students, professionals, and anyone interested in understanding the complexities of modern commerce. Thank you, sir, for doing the honors, sirs. Kindly adorn your seats. Now I humbly request our honorable guest of honor, Dr. R.B.P. Singh, ex-Vice Chancellor, Patna University, to enlighten us with your valuable words.
डॉक्टर RBP सिंह एक बहुत ही विद्वान ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं और इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में मोर देन 50 आर IAS एंड IPS। प्लीज सर। हाँ हाँ सर सर हाँ Sorry for taking your time. माननीय वित्त मंत्री झारखंड राज्य सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, कॉलेज के प्राचार्य महोदय, कीनोट स्पीकर, समाज सेवी और डॉक्टर RK राय, सभागार के अगली पंक्ति में बैठे हुए विद्वतजन, आमंत्रित अतिथिगण, and the delegates from different parts of the country, media persons, and also to convener, organizers, general organizing secretary, and all others who have been involved in the hosting of this national seminar on the issue of Indian knowledge system. Friends, we have been talking for long times that Indian knowledge system is very rich. It is almost dumped, needs to be revived. We need to revisit. And I think this seminar is almost on the same line. Friends, why is this situation, or why are we discussing, particularly in this decade? Earlier we are not so serious on this issue. Indian knowledge systems at the highest level, national level, even on international level. Now I feel a sense of pride in describing Indian knowledge. Otherwise, if you go back few decades, openly it was said it is obsolete, traditional, दकियानुसी विचार, परंपराओं से ग्रसित, इसमें कोई दम नहीं है. This kind of situation was created in the country so that the coming generations fail to feel a sense of pride. और हमने पूरा ब्रिटिश शिक्षा सिस्टम को अपनाया था 1835 में, लॉर्ड मैकले की एजुकेशन सिस्टम. अगर आप उसके ब्रिटिश पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स को देखें तो उसमें साफ लिखा है इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये विश्वविद्यालय कॉलेजेज इंडिया में खोल रहे हैं. विश्वविद्यालय तो 58 में आके खुले. कॉलेजेज जो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई आदि क्यों खोल रहे हैं, उसमें लिखा है कि इसका उद्देश्य है ब्रिटिश राज्य के उपलब्धियों का भारतीय महाद्वीप के लोगों तक पहुंचाना. इससे अच्छा कोई शासन नहीं है, इससे अच्छी कोई व्यापार की व्यवस्था नहीं है, और आप इसमें सहयोग के लिए आगे आए. Therefore, the policy of 1835 was mainly to make Indian education system as a workshop creating clerical culture, creating low-level service cultures. Thereafter, a few changes were brought in that gradually, but in the last it was also to create administrators. Not the entire Indian civil service was given to Indians, but Indian civil service servants also emerged, and the purpose again was to serve the purpose of British government. Even if you say the first Congress session, it was only praying the British empires. In 1887, first Congress session, where Lala Rajpat Rai was the first, saying, no, we must discuss over the independence and the freedom of this land. So friends, we were thinking, you go all through documents of colonial peace,
हम कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई ज्ञान परंपरा नहीं, वही सब। और कितनी बड़ी ज्ञान परंपरा है। बख्तियार खिजली ने कोई जेनोसाइड नहीं किया, ह्यूमन मैसेकर नहीं किया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जला, क्योंकि यहाँ ज्ञान है भारत की, वो जल जाए और वो राख में बदल जाए। भारतीय परंपरा से कितनी उनको नफरत थी, सोच समझ लें। दूसरी तरफ देखिए, अरस्तु जब सिकंदर द ग्रेट उनके गुरु थे, वो जब चलते हैं भारत विजय, क्यों भारत विजय अभियान, कोलंबस क्यों भारत विजय, भारत आना, सब वास्को डी गामा क्यों भारत, सभी की रुख भारत ही क्यों था, अफ्रीका क्यों नहीं था, अरब प्रदेश क्यों नहीं था। इसका एकमात्र कारण था, अरस्तु ने कहा सिकंदर को, भारत सोने की चिड़िया है, वहाँ संभल के जाना, वहाँ के लोग बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, संपन्न है, खुशहाली है। तो ये कैसे वो खुशहाली आई, हमारी शिक्षा प्रणाली ही वैसी थी, गुरुकुल परंपरा। गुरु आज संभवतः अगर मैं सही हूँ तो शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस भी है। जी हाँ सर। हाँ, वो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रदेश के लोगों को अंधकार से बाहर लाने का उन्होंने काम किया, झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तो गुरु परंपरा इतनी सशक्त परंपरा है, इसमें प्रकाश इतना है, सिर्फ ये है कि कैसे हाउ टू डिसिपेट, कैसे इसको लोगों तक ले जाए। और मित्रों, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मंत्री साहब को जाना है। एक बात कह देते हैं कि हमारी ही ज्ञान परंपरा एकमात्र ऐसी है जिसमें जो कहता है विद्या ददाति विनयम, ये इसका उद्देश्य नौकरी करना, पैसा कमाना नहीं है, विनयशील बनना, मानव बनना, सही मानव बनना। और ये सभी चीजें कुंठित हो चुकी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसको बहुत प्रधानता दी गई। इंडियन नॉलेज सिस्टम रिवाइवल का जड़ या पहला आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसलिए ये बहुत अच्छा सेमिनार आप कर रहे हैं कि किस स्तर पर क्या पढ़ाया जाए। मैं बता दूं मंत्री जी आपको ही कि भी बिहार सरकार ने बिहार स्कूल एजुकेशन कैरिकुलम फ्रेम कमेटी बनाया है। मतलब स्कूल में प्ले स्कूल से लेके +2 तक नई शिक्षा नीति के अनुरूप कहाँ कहाँ क्या पढ़ाया जाए, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो उस कमेटी का मैं अभी चेयरमैन हूँ, मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ। तो उसमें एक टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर आए, उसके मेंबर बनाए गए थे सरकार द्वारा। हमने जब कहा कि ही वाज द प्रोफेसर मैथमेटिक्स, उन्होंने वैदिक, जबकि हमने पहले ही कहा था उनसे कि वैदिक एजुकेशन, वैदिक मैथ की पढ़ाई आप तय करें, आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं कि किस क्लास से करें, कहाँ करेंगे। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तैयार करके एक नोट दिया हमको, नोवेयर इट वाज टॉक। तो हमने जब कहा तो कहा वेद में कहाँ मैथमेटिक्स है। मित्रों, वैदिक मैथ का मतलब सिर्फ वेद नहीं है, वैदिक पीरियड है। ये उनको नहीं, एक सीनियर प्रोफेसर को मालूम है कि वैदिक मैथ इज नॉट ओनली फ्रॉम मैथमेटिक्स, इट इज द वैदिक पीरियड्स। 400-500 साल के बीच में जो गणित विकसित हुआ, जिसकी नींव आर्यभट्ट ने रखी, कहीं दुनिया में जीरो का महत्व, गणित बाद में जितने भी विद्वान हुए, लेकिन सबों ने भारतीय ज्ञान परंपरा का सहारा लिया। और एक और बात कहूँगा कि दुनिया में कोई समाज नहीं, कोई संस्कृति नहीं जहाँ उल्लू जैसे पंछी को देवता का वाहन बनाया गया, चूहा जैसा पंछी भारी भरकम शरीर के गणेश का वाहन बना। ये क्या है? ये सिर्फ ये है कि बी इको फ्रेंडली। हमारी ज्ञान धार्मिक परंपराओं से शिव ने सांप लपेट लिया, मतलब नाग पंचमी पर्व मनाते हैं, गाय की पूजा करते हैं। हमारी परंपराओं में सभी जीवों का संरक्षण और संपूर्ण जीव, वेद में संपूर्ण जीव की शांति की कामना की गई है। आई एम श्योर वंस द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज इफेक्टिवली रिवाइव्ड, honestly revives, then again the world would begin to follow India's system of knowledge. Thank you.
थैंक यू सर फॉर योर एनलाइटमेंट वर्ड्स। सर ने बड़ी अच्छी बात कही वैदिक मैथमेटिक्स, और एक बहुत ही सुंदर एक दो पंक्ति कह डाली जो हृदय को छू गई कि दुनिया में कोई समाज नहीं, कोई संस्कृति नहीं जहाँ चूहा बिल्ली सांप को ईश्वर के साथ जोड़ा जाए। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम इको फ्रेंडली की बात करते हैं और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्षों पूर्व इस चीज़ को स्थापित कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे मुख्य अतिथि हमारे विशिष्ट अतिथियों को सुनने की ख्वाहिश रखकर हमारे बीच बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं हमारे संरक्षक, हमारे परिवार के अभिभावक माननीय कुलपति महोदय वीसी सर से सविनय अनुरोध करती हूँ कि सर आप हमारे लिए कुछ आशीर्वचन रखें सर। अच्छा सर भी सुने, ठीक है सर। I would now like to invite our keynote speaker, Professor Saugat Bhaduri of JNU, to enlighten us on Indian knowledge system. इसके पहले मैं सर के बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। Saugat Bhaduri is a professor at the Center of English Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. He has also served as visiting professor at many universities and colleges in Europe, UK, and the USA, and been recipient of several international research grants and awards. His areas of interest include literary and cultural theory, popular culture, translation and comparative literature studies, and the cultural history of colonial Bengal. His latest books are Polycoloniality, European Transaction with Bengal from the 13th to 19th century, and the forthcoming Critical History of Bengali Literature. So, I would now like to invite Professor Saugat Bhaduri, sir. Please, sir. So, I thank the organizers for thinking about me for this particular conference, and I thank all the dignitaries on the dais, including the Honorable Minister, for actually staying on to hear us also speak on the topic, which is really encouraging. My Hindi is not too good, but nevertheless, I was told that probably speaking bilingually will make greater sense. So I'll try to punctuate my English with a bit of Hindi now and then, but you have to pardon my relatively, let's say, at least academic Hindi doesn't come to me naturally. Obviously, it's not my language. But nevertheless, so it's quite important, as the speakers before me have also pointed out, that we must engage in Indian knowledge systems, and we have to definitely in our curricular structures incorporate Indian knowledge systems. Now, there are a couple of things to already begin with once one thinks about this particular topic. First of all, please note that Indian knowledge systems is always in the plural. It is Indian knowledge systems. It's not that there is one Indian knowledge system. And second, one must understand that
if there is an Indian knowledge system, or if there is a collectivity of Indian knowledge systems, then first we must understand, we must try to realize what India itself is, what the idea of India itself is. Because once we have realized what the idea of India is, then we can possibly derive what knowledge systems might have emerged from it. Now, there are some misconceptions that India is probably a monolithic nation, a monolithic civilizational unit, probably primarily governed or primarily populated by one religion or one language, or therefore inheriting knowledge systems coming from one tradition. But that is the farthest from truth. India from time immemorial has been a land of pluralities, of diversities, of divergent religions, divergent cultures, divergent languages, and different streams of indigenous thought systems which have come together to comprise the very fabric of what India is. And therefore, the first thing, this is the first preliminary caution that one must necessarily adopt before embarking on Indian knowledge systems, a discourse on Indian knowledge systems, that if we deviate from the plurality, the sheer plurality that India is, and therefore Indian knowledge systems also are, if we deviate from the multiplicity of religions, the multiplicity of languages, the multiplicity of cultural traditions that India necessarily comprises, then we can never do justice to Indian knowledge systems. Because on the contrary, we would have betrayed the very idea of India. Unfortunately, certain sectarian forces have tried to probably monopolize the plurality of Indian knowledge systems under the garb of some kind of a monism. And the renaissance that we absolutely require, which has been pointed out here, is precisely to probably recover our India, recover the plurality that India is, the multiplicity that India is, the multitude of cultures, languages, religions that India is, and therefore the multiple knowledge traditions that India comprises, from the grasp of these tendencies which try to monopolize and monize the idea of India. That being said, let me begin how the idea of plurality, the idea of multiple religions, is writ in our traditions, in our traditional knowledge systems from the very beginning. For instance, in Atharva Veda, this is Prithvi Suktam of Atharva Veda, chapter 12, verse 1.15. It runs like this, and I read, Janang bibhrati bahuda bivachasam nana dharmanang prithvi yathaukasam. What does it mean? Janang bibhrati. So there are different kinds of people. Bahuda vivachasam. Many languages, different ways of speaking. Nana dharmanang. Different religions, different belief systems. Prithvi yathaukasam. And yet the earth, yet the world, and here Prithvi in the Prithvi Sukta stands not just for Prithvi, I mean not the whole of the Prithvi, but definitely our Bharat, our India. It accommodates all of them equally. This is Atharva Veda. If we begin from Vedic knowledge, already we find the statement as to how multiple languages, multiple religions, directly, Nana Dharmanang, different ways of life, they all have to be accommodated, and that is the nature of our India. That is the nature of the very source of our knowledge systems, where there is this acknowledgement of plurality of multiple languages, directly, Bahuda Vivachasam, and directly multiple religions, Nana Dharmanam. But one may say that this is probably a passive comment. I mean, the idea being that, okay, our Prithvi tolerates, our Prithvi just kind of bears, as this particular shlok from Atharva Veda says, our Prithvi just bears almost passively. It bears multiple languages, it tolerates multiple religions. But it is not passive, because then one may say that, okay, so I've got your point. So from the very source of Indian knowledge systems, that is the Veda itself, there is an acknowledgement of some kind of a toleration of multiple religions and multiple languages. But it is not just a passive tolerance. There is an active obligation on our part to be other regarding, to be tolerant of the other, to necessarily accommodate the other, to embrace the other. And as you would know, and this is a very, very well-known quote, and all of you know it, this is from Mahapunishat,
And this is chapter 6, verses 71 to 73, something that all of you know, and which ends in the oft-quoted Vasudhaiva Kutumbakam. You all know that phrase very well. The whole world is my family. But let us read the whole shlok. And this is Maha-Upanishad, chapter 6, verses 71 to 73. Ayang nija paroveti ganana laghu chetasam. What does that mean? Ayam nija, this is mine. Ayam nija, this is nija. Paroveti, the rest are others. So this is mine, this is my religion, my language, this is my culture, this is only mine. And the rest are others. Paroveti, iti paro. Ganana laghu chetasam. So this kind of a calculation is done by only those who have laghu chitta. Only those who have narrow mind. They calculate like this, that this is mine and that is the other. I need not deal with it. Udara charitanam tu, but for ones who have udara charitra, who have udara charit, vasudhaiva kutumbakam. So the whole world is the family for those who have udara charitra. This is the Upanishad, Maha-Upanishad. And if you think that only this is mine and that is another, I will not deal with it, then you are being laghu chitta. And this is what the Upanishad enjoins upon us. And so it is not just a passive tolerance as the Vedas would have said, but as the Upanishads tell us, it is our duty, it is our beholden duty to necessarily reach out to the other, to necessarily be, so this is part of what we must do actively. We have to necessarily treat the whole world as one family and not restrict ourselves to any one belief system. Needless to say, in the classical Indian tradition, this has been the crux of our knowledge systems. As you would all know, as far as the schools of Indian philosophy are concerned, to begin with, there has been no unity. To begin with, there are two groups of classical Indian philosophical schools, what are called Astika and Nastika. Astika are the ones who believe in the supremacy of the Vedas, and Nastika are the ones who believe that Vedas don't matter. And all of them are equally important in our Indian knowledge traditions, in our Indian knowledge systems. So on the one hand, as you know, the Nastika schools, Bodha, Jaina and Charvaka, Ajivika also falls within that. So Charvaka, Indian materialism, and Bodha, Jaina, we all know, who do not believe in the Vedas. They are as much part of the Indian knowledge traditions, of the Indian knowledge systems, as the Astika schools are. And within the Astika schools, as you would know furthermore, there are two groups which are called Seshwara and Nirishwara. So out of the Astika schools, they come in couples, they come in pairs, as you would know. So for instance, Mimamsa Vedanta, it's one pair. Sankhya Yoga is one pair, and Nyaya and Vaisheshika is another pair. So these 9 schools, those who know about Indian knowledge tradition, I'm sure that most of you, since this conference is about Indian knowledge systems, would know what I'm talking about. So there are primarily 9 schools of Indian philosophy. Indian classical philosophy. I will move away from classical philosophy in a minute, but still stuck with the classical philosophical canon itself. So there are 9 schools, out of which 3 are straightforwardly Nastic. I have already named them, and which are as canonical within Indian knowledge traditions as the Astika schools are, which believe in the Vedas. Within the 6 Astika schools, 3 are Nirishwara. They categorically said Ishwar doesn't exist. Mimamsa is Nirishwara, Sankhya is Nirishwara, and Vaisheshika is Nirishwara. So the couple that I said, so each of these 3 couples, one of them is Seshwara, one of them believes Ishwar exists, the other believes Ishwar doesn't exist. So even when the Astika schools, 3 prominent schools, Mimamsa, Sankhya and Vaisheshika, categorically said God doesn't exist, there is no Ishwara. Whereas Vedanta, Yoga and Nyaya say Ishvara does exist. My point being that even the classical canonical Indian knowledge systems has been so plural, so tolerant of completely opposite traditions, each tolerating the other, each respecting the other, and each contributing to the other to build this rich fabric which has never succumbed to any one attempt to completely take over Indian knowledge tradition in the singular.
But this is still, we are still kind of stuck with what we can call classical Indian knowledge systems, because I have not yet moved away from what would have emerged in Sanskrit, what would have emerged in Prakrit, forms of Prakrit, because Bodha and Jaina doctrines are not written in Sanskrit. But still one is talking about one linguistic tradition perhaps. But Indian knowledge systems are not restricted to only texts that have come in the Sanskrit language or which have come in the Sanskrit-derived Prakrit language. Indian knowledge systems lie strewn in its plurality all over India. There is no reason for us to presume that those linguistic systems, because in India, as we know, there are several language families. And the state that I'm standing in, the primary languages of that particular state, they belong to the Austroasiatic linguistic family. Whereas the southern part of India belongs to a completely different language family, the Dravidian language family. Similarly, Tibeto-Burman language families, the entire northeastern part of India, it comes from Tibeto-Burman language families. So there are numerous linguistic traditions, numerous peoples, and all of them have their own indigenous knowledge traditions. If we have to do Indian knowledge systems, we cannot study only Sanskrit-derived texts. We have to study Mizo texts. We have to study Naga texts. We have to study Santali texts. The indigenous people of India are not restricted to only one particular linguistic body. And of course, we have to study Tamil and other Dravidian language-derived texts. There is a huge body of knowledge systems continuously being derived from the plural fabric that India is, and Indian knowledge systems in its plurality. And this is the most welcome bit of bringing in Indian knowledge system onto our curriculum, that we must necessarily bring into our curriculum Santali belief systems. We must bring into our curriculum Naga belief systems. We must bring into our curriculum all marginal, multiple voices that together comprise this original plurality that the Vedas and the Upanishads have enjoined us to necessarily make India all about. And these knowledge systems have to be taught, have to be entered into. And these indigenous knowledge systems, indigenous belief systems, they have often been overridden by a certain colonial epistemology. And we continue with that colonial epistemology, wherein one particular standard mode of what may be considered to be polite or what may be considered to be mainstream steamrolls into submission tribal knowledges, marginal knowledges, knowledges that emerge from different populations, from different parts of the country. And that has to be undone. And the renaissance of Indian knowledge systems precisely has to bring into the foreground once again, instead of any monistic model of what knowledge is all about, these numerous voices, which are all the more indigenous perhaps, which are definitely more worthy claimants of the idea of India, because they are within India. And the same follows for voices that emerge from our rural hinterlands. Maybe it's not only a linguistic point. The language could as well as be any of our languages, which could be also from the Indo-European family. But those knowledge systems that have always belonged to the folk tradition have not ever been brought out into our curricular frameworks. Those folk knowledge systems have to be unearthed, have to be brought in to once again do justice to this plurality that we necessarily are. Also, and this is something that is very, very important, it's wonderful that we began with the national anthem, and which itself also points out and which really holds the idea of India and therefore the idea of Indian knowledge systems most clearly, which points out how we are indeed a plural territory of different regions. But what is more important is that this particular, our national anthem is only the first stanza of a 5-stanza long poem. And further later down, Tagore tells us, and as he says, and I'm just loosely translating it, because I could have recited in Bengali perhaps, but then that would not necessarily contribute to thorough comprehension. He goes on to say that hearing your benevolent call from down ages, all kinds of religions, and he specifically names Hindus, Sikhs, Muslims, Christians, Persians, Jains, Buddhists. They have all come together and comprise this composite fabric that India is. And so Indian knowledge systems, and this is historically very, very significant, Indian knowledge systems not only comprises
indigenous cultures and indigenous linguistic systems that we have seen lie probably outside the purview of one Sanskritic or Sanskrit-derived canon, but there are other religions which down the ages have contributed to the fabric that India is. Christianity in India is as old as Christianity itself, because from the 1st century AD itself to St. Thomas, we have already Christians coming to the Kerala coast and the southern part of the peninsula, and therefore Christian belief systems have been interwoven into our plural Indian knowledge systems and Indian fabric right from the 1st century AD, from more than 2000 years back. There has been Islam in India as early, again from the days of the Prophet himself, right from 633 AD, through Cheraman Perumal, that is again in Kerala, and we have the first mosques in Kutch in Gujarat around the same time, by 650 AD or so. So in short, for more than 1,500 years, for more than 2,000 years, other religions, they have all meshed in, they have all melded in, and form this composite fabric that India is. And therefore, it's not something that that is all of a sudden or suddenly kind of imposed on what otherwise is necessarily India. Indian belief systems, Indian knowledge systems have been this melting pot of diverse traditions, diverse religions, all through the millennia. And therefore, if we have to do justice to Indian knowledge systems, and which is absolutely essential, we have to also take into account not just those indigenous belief systems and indigenous knowledge systems that have arisen in different languages, from different cultures perhaps, including, as I said, tribal and indigenous cultures, but also probably those flows that have flowed into building up, into weaving this plural fabric of ours. And then only can we do justice to what Indian knowledge systems can truly do. And what can Indian knowledge systems do? And this is which I will end my speech. And I would welcome all of you to reflect upon the sheer power, the sheer wealth of Indian knowledge systems, and how that renaissance is absolutely essential to primarily recover India and make India, as has been rightly pointed out, Vishwaguru, which is precisely by recovering India from that particular legacy, where it is primarily a European modernity-driven legacy, where fundamentally one nation has to be identified with one religion, or one nation has to be identified with one people. This whole model of the nation, the idea of the modular nation, emerged precisely with European modernity. And if we carry forward that legacy and try to also invent our India, contrary to what India really is, if we try to recast our India in the garb of one particular knowledge tradition or one particular religion or one particular language, then the gravest injustice that we would have done is to the plurality of Indian knowledge systems themselves, which urge us to be plural. And therefore, indeed, we must study in deep Indian knowledge systems, the multiple strands of Indian knowledge systems, which even the NEP always spells with in the plural with an S, so that we can definitely make India not just a continuity of the colonial hangover that we have carried on through the idea of European modernity, but rather make India stand for what it is, which is the idea of India, and which is this plural, multifarious, multi-religious, multicultural, multilinguistic India that our knowledge systems can indeed make us proud of and make us bear forever. Thank you very much for your patience, and I urge all of you to engage in this. Thank you. Thank you so much, sir, for your gracious and enlightening words. सर के इस व्याख्यान में सर ने महाउपनिषद और वेद की बात की है। महाउपनिषद में ये बात है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है, जबकि वेद पैसिव टॉलरेंस की बात करता है। विश्व एक परिवार है, यह सनातन धर्म का मूल संस्कार और विचारधारा है। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, इस तरह की गणना छोटे लोग करते हैं जो संकीर्ण विचार रखते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती, संपूर्ण विश्व ही परिवार है। सर के
इस व्याख्यान से यदि किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो उनका स्वागत है। ठीक है सर। Now I would like to invite our guest, Dr. R.K. Roy, a popular doctor of our city, Ranchi. He has expertise in health, hygiene, wellness, and yoga. He has encountered mystical experiences in life. He will speak on interface of physics and metaphysics. Please, sir. Respected chief guest of this function, Shri Radha Krishna Kishore ji, whom I consider one of the very enlightened ministers in the government of Jharkhand. I thank the principal inviting a very right person for this occasion. I'm really glad that Professor Dr. Ras Vihari Singh has come from Patna University, in where I studied and completed my education. I thank Professor Vaduri from JNU. Gentlemen, in this seminar, knowledge system, a knowledge being experienced, learned from anywhere is a vital. And as far religion is concerned, this should not be a matter of much debate. Swami Vivekananda defined in 1896 religion in one sentence. And this is the best definition of religion. This will end the quarrel of religion. Religion is realization. Religion is realization. Now, how can you realize? You can realize what you can realize. You can realize your soul, and only Vedas are the ultimate, that they announce, they pronounce about the existence of soul. Nobody else, any literature in the world. Let me tell you, one of the greatest psychologists of the world, Carl Jung, before he died, he wrote a book, The Modern Man in the Search of the Soul. Professor Bhadri, I think you must have read it, otherwise you read it. And he said that in my whole life, in psychoanalysis, psychiatry, and everywhere, let me tell you, the Indian knowledge system contains the essence of entire civilization. The first Upanishad, most popular Upanishad, Isha Upanishad, starts, Isha Vashyam Idam Sarabam Yadakinchit Jagatam Jagat Tena Taktena Bhunji Tha Ma Griddha Kasvidhanam. Can be anything better than anywhere in the world, written in any language, in any knowledge system. दुनिया में जो भी है वह भगवान से ओतप्रोत है, और यदि आप किसी का कुछ उसमें से शुद्ध कहते हैं, चुराना को लेते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। गांधी जी ने लिखा कि अगर ईशा उपनिषद नहीं रहता तो मैं साइलम में रहता, मैं कहीं पर पागल होकर के पड़ा रहता। हमारे जितने वेद हैं, जितनी वेद की ऋचाएँ हैं, उस सब में एक महान उद्देश्य की परिपूर्ति करता है वो। आप देखिए कठोपनिषद में नचिकेता का प्रश्न यम से, इतने अच्छे प्रश्न हैं। यम ने बहुत प्रलोभन दिया नचिकेता को, बहुत धन की दी, जो आज धन के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। नचिकेता ने कहा न बीते न तर्पणियो मनुष्य, यह हमारा कभी भी धन से हमारी पिपासा शांत नहीं होती। दुनिया में 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं जो शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि में, और बहुत सही कहा। उन्होंने कहा दुर्लभम त्रयमे देव देव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम
महापुरुष संश्रय। 3 चीजें दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। 3 चीजें कैसे मिलती हैं? बाय ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। पहली चीज, वी आर बॉर्न एज ए ह्यूमन जेंटलमैन। As a medical science student, I can tell you, we have got a cerebral cortex only in the entire billions of species, only whose weight is the highest with respect to the brain. हम लोगों के मस्तिष्क का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो सोचता है, करता है, दुनिया में किसी भी जीव से ज़्यादा है। क्यों? कि हम सोचते हैं। इसलिए चूंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी समाज के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों का कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें हम सीख रहे हैं वो कही गई हैं, कई बार कही गई हैं, हमारा ज्ञान लुप्त हुआ। रिनियंस वर्ड जो है इसलिए लाया गया कि ये सर्जरी होती थी चरक और सुश्रुत के ज़माने में। आज प्लास्टिक सर्जरी हम लोग बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, लेकिन हाथ कट गया युद्ध में और सुश्रुत ने उसको जोड़ा। ये डॉक्यूमेंटेड है। आप सोचिए, कहाँ एनेस्थेटिस्ट होते थे, कहाँ सर्जन होते थे। तो हमारा ज्ञान मेडिकल साइंस से लेकर के कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कि इसको हम लोगों ने अनुप्राणित नहीं किया है। देखिए, मैं कुछ दिन पहले, आज से 14-15 साल पहले, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन हुआ पहले बार दुनिया में, 2013 में दुबई में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और तमाम सारे लोग थे, और मुझे भी इनवाइट किया गया। हमारे साथ जो इंडियन टीम थी उसमें भारत के राज्य शिक्षा मंत्री शशि थरूर जी, पत्रकार थे प्रभु चावला, हम लोग थे। तो मैंने मैं इसी नॉलेज सिस्टम को आज से 15 साल पहले उठाया कि केवल मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ लेने से इस दुनिया का कल्याण नहीं होने वाला है। और हमने यही कहा कि आपको जाना होगा। मैं आपको 2 मिनट लूँगा केवल करने के लिए। इस पूरे सिस्टम को जानने के लिए, मिशन के लिए सबसे बड़ी जरूरी जो चीज़ है वह है टू डेवलप योर इंट्यूशन। नॉलेज आता कहाँ से? इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा, यज्ञाचरतः कर्मम समग्रम प्रविलीयते। ये जितने कर्म हैं आपके सब बेकार, फालतू। वो सबसे बड़ा आपको ये है कि आपको अपने इंट्यूशन को, अब इंट्यूशन के हिंदी क्या कहा जाए, लेकिन आप उसी के माध्यम से, ये इज ए फ्लेम ऑफ लाइट विच यू टर्न जस्ट लाइक पेट्रोमैक्स टू एनी साइड यू कैन नो। हमारे भारत के ऋषि कैसे जानते थे जंगलों में बढ़ते हुए? एनीथिंग दे न्यू इट। वह भारत से लुप्त हो गई, और कृष्ण ने गीता में बार बार उस चीज़ को फोकस किया है। हमारे जितने सेंटर हैं सेरेब्रोस्पाइनल, जो मेडिकल साइंस में हम लोग एनाटॉमी में डिसेक्ट करके पढ़ाया जाता था, जब आगे जाने के बाद मैंने पढ़ा इन चीज़ों में, लिखा करे ये चीज़ तो बहुत पहले से कही हुई है। यू हैव टू फोकस। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि मैं मेडिला ऑब्लोंगेटा पर फोकस करता था। सॉरी 1894-95 में हम लोग एनाटॉमी गए तो पढ़े कि मेडिला ऑब्लोंगेटा होता कहाँ है, इस पोर्शन। और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा अनुभव है कि आत्मा, सोल जो इंटर करती है यहीं से इंटर करती है, और उनके ध्यान का केंद्र हमेशा मेडुला ऑब्लोंगेटा था। मैं खुद करता हूँ इस प्रैक्टिस को, और आप देखेंगे बहुत क्विक चीज़ों की समझ आपको आ जाएगी। व्हाट इज, क्या होने वाला है आप समझ जाएंगे, व्हाट इज टू हैपन। तो हम लोगों को फिर भारतीय ज्ञान परंपरा में उसी श्रीमद् गीता को जाना होगा, और उसी का योगा का सहारा लेना होगा। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। जितने दुनिया में ज्ञान हुए हैं, श्रुति लिखी नहीं जाती थी। श्रुति का क्या मतलब था? ऋषि लोग कहते जाते थे। ये जब लिखने की बात आई तब ये झगड़ा शुरू हुआ। बुद्ध सारा प्रैक्टिस करके हार गए, आप जानते हैं बुद्ध को। और बुद्ध को जब उन्होंने सब छोड़ दिया, जब मेडिटेशन में गए, और जब उनको सवेरे हुआ और बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, तो क्या ज्ञान हुआ? देयर वाज फुल फ्लेम ऑफ द इंट्यूशन, ही न्यू द होल वर्ल्ड। और बुद्ध बदले हुए नजर आए, और 7 दिन इसी जगह पर बैठ गए। आप समझते हैं 7 दिन बिना खाए पिए बैठना मुश्किल है? परमानंद। आप जानते हैं कि दुनिया में हैप्पीनेस के लिए हम लोग दौड़ते हैं, हैप्पीनेस,
एक फिल्म बनी है, कभी जाकर आप नेट में देखिएगा उस फिल्म को। और स्वामी रंगनाथानंद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स स्कॉलर मैं कहता हूँ रामकृष्ण मिशन का, जिनको मैंने पटना यूनिवर्सिटी में 68 में रामकृष्ण मिशन में स्वामी रंगनाथानंद आए थे उस गली में। ऐसा मैंने महात्मा नहीं देखा, इतनी चेस्ट इंग्लिश, क्या भंडार नॉलेज का, मॉडर्न हिस्ट्री का। उन्होंने लिखा है कि वो 1961 में स्वीडन गए और स्वीडन के राजदूत के घर में वो ठहरे। स्वीडन के राजदूत ने कहा कि स्वामी जी, आई जस्ट वांट टू स्क्रीन ए फिल्म फॉर यू, और फिल्म का नाम है ट्रबल्स इन पैराडाइज। ट्रबल्स इन पैराडाइज आप समझते हैं हिंदी, स्वर्ग में भी पैराडाइज में भी तकलीफ क्या हुई। एक फिल्म का आशय यही है, एक बहुत बड़ा, स्वीडन को रिचेस्ट कहा जाता है, पैसा पर कैपिटा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों को है। एक सर्वे हुआ स्वीडन में कि कितने लोग खुश हैं। आश्चर्य होगा आपको, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने कहा हम लोग बहुत दुखी हैं। तो प्रेस ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं। तो उन्होंने ये कहा उस फिल्म में है, हम लोग वी फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, कुछ है जो रिक्त हैं। कहा रिक्त हैं, तो स्वामी जी ने कहा रिक्त इसलिए हैं कि भारत के अध्यात्म का एक्सपोजर आपको नहीं है। वी आर नॉट अलोन, वी आर इंटरकनेक्टेड विथ एवरीबडी, वी आर सोल। और भगवान को नहीं मानने का संबंध नहीं है। बुद्ध ने भगवान को केवल कहा नहीं है, लेकिन बुद्ध ने माना है। अगर बुद्ध ने माना नहीं होता तो कंपैशन की बात, करुणा की बात बुद्ध ने कभी नहीं कही होती। तो ये विवाद का विषय अलग लोगों ने बनाया, हिस्टोरियन ने, लेकिन ज्ञान एक है। वह ज्ञान है कि हम सब एक हैं। देखिए 5 चीज़ें क्लेश कहा गया हमारे शास्त्रों ने। पतंजलि ने कहा है कि 5 ही क्लेश हैं केवल, और पहला क्लेश आप जानते हैं क्या है। आप लोग आश्चर्य होंगे कि 5 ही तकलीफ है, 5 ही है केवल। जितनी ट्रबल्स हैं सब कैटेगराइज है। पहला क्लेश है अविद्या, पहला क्लेश, ये विद्या नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं इम्तहान देने, अविद्या। यू डोंट नो हु यू आर, ये सबसे बड़ा अविद्या। दूसरा क्लेश है अस्मिता, आपका अहंकार। हम समझते हैं आई कैन डू, आई कैन विन द वर्ल्ड, ये दूसरा क्लेश है। तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश मीन्स हम लोग समझते हैं कि फिजिकल, वी आर जस्ट बॉडी, हमको मिल जाए, हमको इतनी कार हो जाए, हमको एक नहीं हर एक घर में टेलीविजन चाहिए, दिस इज अभिनिवेश। तो पतंजलि ने कहा 5 ही कष्ट हैं दुनिया के सारे कष्ट। और तब पतंजलि ने कहा कि विद्या का उद्देश्य क्या है, जिससे सेमिनार हो रहा है। पतंजलि ने एक सूत्र में, एफॉर्म छोटा सा एफॉर्म है, तस्य हेतुर विद्या, इतना ही है। पतंजलि ने कहा तस्य हेतुर विद्या, किसके लिए, उंगली इशारा के, तस्य हेतुर। आप समझिए, तस्य हेतुर विद्या मतलब अविद्या को हटाने के लिए। ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट हुआ है हम लोग के नॉलेज पर, कि हम एक दूसरे को, अयम निजः परो वेति आपने कहा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अंग्रेजी के पोइट्री लिखी, जिसको जवाहरलाल जी ने लिखा है, उनके बायोग्राफर ने, कि उनके टेबल पर रखा, The woods are lovely, dark and deep, and miles to go before I sleep. किसके बारे में नेहरू ने कहा? ये जीवन की यात्रा है, और आप और हम, छात्र और प्रोफेसर, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, जो हर एक जगह कॉन्फ्रेंसेस में, डॉक्टरों का भी एक कॉन्फ्रेंस उद्घाटन होता है एम्स में, तो उसी के साथ शुरू होता है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। आई थिंक अंडरस्टैंड। गुरु और शिष्य दोनों साथ बैठकर शेयर करें नॉलेज, और कंपटीशन की भावना नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक सर्जरी हो रही थी, और सर्जरी हो रही थी भारत के उस समय के लॉ मिनिस्टर इंदिरा जी के बड़े क्लोज, 74 की बात, 75 में मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, HR गोखले साहब के। वो भर्ती हुए एम्स में, रिकॉर्डेड है, फैक्ट है। और इंदिरा जी ने डॉक्टर आत्म प्रकाश, नोटेड सर्जन, पद्म विभूषण, उनसे कहा कि आत्म प्रकाश बताओ भाई, लॉ मिनिस्टर की दोनों भी जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इन हाउ मेनी डेज ही विल बी डिस्चार्ज। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैक्सिमम ए वीक, वैसे आई विल डिस्चार्ज इन 5 to 6 days। यही बुक्स में हम लोग का स्टैंडर्ड लिखा हुआ कॉलेक्टोमी का। भर्ती हुए, लो एंड बिहोल्ड, तो 10 दिन रह गए, सेप्सिस हो गया, बीमारी हो गई, बड़े परेशानी हुई, पेपर में आ गया। इंदिरा जी भागी भागी उनको देखने आई, आत्म प्रकाश से कहा कि भाई तुमने कहा कि 6 दिन में,
तो उन्होंने कहा, मैडम मेडिकल जो सर्जरी है वो टीम का काम, मैंने तो सर्जरी कर दिया, बट आई हैव टू सी हाउ इट फेल्ड, हाउ कुड इन्फेक्शन क्रिप इन। और इस बात को उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर सफाया ने रांची में 87 में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कराया था, उसमें इस घटना को बताया डॉक्टर एन सफाया ने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने। क्या हुआ उसमें भीतर हुआ क्या कि जब इंस्ट्रूमेंट रेडी हो गए और इंस्ट्रूमेंट रेडी होकर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था तो ले जाने वाला तो स्वीपर होता है, फर्स्ट सर्जरी रखा था आत्म प्रकाश ने, ही वॉज नोटेड सर्जन, बेस्ट टीम उनके साथ काम करती थी। तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली से गिर गया नीचे और उस व्यक्ति ने देखा राइट लेफ्ट को देख तो नहीं रहा, उसने धीरे से इंस्ट्रूमेंट को उठाया, उस इंस्ट्रूमेंट को उसी में उसने रख दिया, सर्जरी हुई, इन्फेक्शन हुआ और ये हुआ। आप सोच सकते हैं कि एक सिंपल माइक्रोब्स एक इतने बड़े इंपॉर्टेंट आदमी की सर्जरी को रोक दिया, वो कॉन्फ्रेंस नहीं जा पाए, दूसरे मिनिस्टर को भेजना पड़ा। जीवन भी इसी तरह का है, अगर आप सबको लेकर विऑल सारे साहित्य का एक ही है, जितने लिटरेचर है इंग्लिश, सारे ज्ञान का, सारे डॉक्टर, सब कुछ हम लोग का क्या मतलब, टू कीप यू फिट एंड हैप्पी। फिट तो हम रखते हैं आपको, ठीक है, बाय असम्बलिंग योर लिम्स, बट जेंटलमैन द रियल फिटनेस कम फ्रॉम विद इन, and that fitness can only come through the real knowledge of who we are. And the ultimate aim of any education is to remove your ignorance about yourself as a human being. मैं अपने स्पीच को ख़त्म करूँगा और हैं, मुझे एक बात बहुत अपील करती है। महाभारत युद्ध जब ख़त्म हुआ तो कुंती ने, जब महाप्रयाण हो रहा था धृतराष्ट्र के साथ हिमालय में, तो कोट द्वार के पास जब खड़े हुए लोग, तो बच्चे चाहते थे कि कुंती न जाएं, बहुत अन्य विनय हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं हमें जाने दो। उन्होंने बड़े बेटे को बुलाया, धर्मराज युधिष्ठिर को, और जो कहा है, ये महाभारत के अंतिम श्लोक हैं 7, जो कि महासावित्री कहा जाता है में, उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर देखो, और वही हम लोग का भी उद्देश्य होना चाहिए, जाओ धर्म ते धारयत बुद्धि मनस्य महदस्य, तुम्हारी बुद्धि धर्म से संचालित हो, धर्म ते धारयत बुद्धि, बेटा जाओ राजा बनो, लेकिन मनस्य महदस्य कहा, मन महान हो। सारे टीचर्स का मन महान होना चाहिए। सब जो हम लोग हैं, अगर मन महान नहीं होगा, तो मैं जा रहा था कुछ दिन पहले, कोविड हुआ, हजारीबाग के नामी डॉक्टर ने, डॉक्टर सिंह ने फ़ोन किया हमको कि डॉक्टर राय, हमारी माई वाइफ इज़ गोइंग टू डाई, सुधा, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज 60%। अब उन्होंने कहा कि बीइंग ए डॉक्टर आई एम लूजिंग माई वाइफ ऑन द रोड, मैं नाम से आपको कहा, आई एम वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, जेंटलमैन दैट वे एज ए डॉक्टर। तो हमने कहा कि तुम ले आओ मेरे अस्पताल में, 7 पा मेरा हॉस्पिटल कठल मोड़ में था, वी आर नोन फॉर इंटेंसिव केयर। आ गए, मेरे पास जगह नहीं, मनस्य महदस्य मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं, आई हैड टू डिसाइड व्हाट टू डू। आई वेंट इनसाइड, टुक सौरभ सिन्हा, वन ऑफ द बेस्ट, द रांची हैड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, आई मीन एज ए इंटरवेंशनिस्ट। मैंने कहा सौरभ देखो, इसमें जिसको कम ऑक्सीजन की जरूरत, ऐसा तो होगा ना भाई, कहाँ सर ऐसा तो है। एक आदमी को हम लोग नीचे ले गए और उन महिला को किया, सुधा सिंह को, वो बच गई, बस उन्होंने लिखा अस्पताल के नोट में, आई ओ माई लाइफ टू दिस हॉस्पिटल। हम सबको अनुप्राणित हो एक उद्देश्य से, हायर सेल्फ है, हम सब हैं यहाँ बैठे हुए, एक हायर सेल्फ है। और ज्ञान का जो है, ज्ञान हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्यता चमके। आप जानते हैं, अभी योगानंद जी रांची से थे, किताब लिखा है, काशी का डिफिनीशन मैंने कल पढ़ा। काशी का मतलब होता है, योगानंद जी लिखा है, चमकता हुआ, स्प्लेंडिड, और उसको प्रज्ञा का नाम दिया। तो उद्देश्य एजुकेशन का, माय ब्रदर्स फ्रेंड्स, प्रज्ञा, डेवलपमेंट ऑफ प्रज्ञा होना चाहिए, नॉट ओनली लर्निंग कंटेंट ऑफ द प्रज्ञा, एंड दैट प्रज्ञा विल एनलाइटन यू फॉर बीइंग ए रियल ह्यूमन बीइंग। विथ दिस आई फिनिश माय स्पीच with a request that all of us, wherever we are, you teacher, I am as a doctor, we should rise to the occasion whenever the situation demands for the, serving the humanity. Thank you and God bless you.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जीवन के संस्मरणों को सुनकर हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है। सर ने पतंजलि के जिन 5 क्लेशों का वर्णन किया है, उन क्लेशों को हटाने का, उन्हें अपने से दूर करने की सर के प्रोफेशन की एक दवा है विद्या। शिक्षा का उद्देश्य प्रज्ञा है जी। और सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही स्वामी विवेकानंद की कि रिलीजन इज़ रियलाइजेशन, रियलाइज योर सोल। अपनी आत्मा को पहचानो, मैं कौन हूँ। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम भारत की है और इसे हमें पूरे विश्व में फैलाना है। इस प्रण के साथ हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू सर। अब हम अपने इस उद्घाटन समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर को आमंत्रित करते हैं कि कृपया वह अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। सर एक बहुत उदार दिल व्यक्तित्व, अभूतपूर्व व्यक्तित्व हैं। हमें उनके आशीर्वचनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर प्लीज़। धन्यवाद 2 दिवसीय इस सेमिनार की संचालिका जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानीय श्री अजीत कुमार सिन्हा जी, वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रास बिहारी सिंह जी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, डॉक्टर स्वागत भादुड़ी जी, डॉक्टर टोप्पो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, डॉक्टर मंजूलाल जी, डॉक्टर मंजू मीन जी, और इस सभागार में शिक्षा जगत से उपस्थित हमारे सभी सम्मानित आदरणीय शिक्षकगण, छात्र और छात्राएं। मैं अभिभूत हूँ, आपने मुझे इस देश की एकता के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए 2 दिवसीय ये सेमिनार को यहाँ आयोजित किया है। आपने मुझे बुलाया है, मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भले ही आपने मुझे प्रतिष्ठा दी हो एक वित्त मंत्री को आमंत्रित करके, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मेरी मान्यता यही रही है कि पद बड़ा नहीं होता है, जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा हो वो पद से ऊपर होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, और ये तीनों साक्षात अर्थात गुरु ही सबसे परम ब्रह्म है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने अरस्तु को भी पढ़ा है, रेने देकार्त को भी पढ़ा है, चारवाक की थ्योरी भी हमने पढ़ी है, महावीर और बुद्ध के दर्शन को भी हमने पढ़ा है। राजनीति के जीवन में जब कभी समय मिलता है तो मेरी व्यक्तिगत चिंता ये होती है कि भारतीय समाज और भारतीय व्यवस्था को, व्यवस्था का अर्थ है प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को, शिक्षा के माध्यम से कैसे मजबूत किया जाए। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, जो शिक्षा के सभी बहुत धनी हैं, जो हमारे दार्शनिक, धर्म गुरु, जिन लोगों ने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया है,
हम उन सिद्धांतों को फिर से यहाँ दोहराना नहीं चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस सिद्धांतों के आधार पे भारतीय समाज और भारत में रहने वाले जो हम ही सब लोग हैं, हम लोगों ने कितना आत्मसात किया है इसको। भारतीय शिक्षा प्रणाली को यदि मजबूत करना है तो आज इस सेमिनार के माध्यम से हम अपने अंदर झांक कर देखें कि जो फिलॉसफी रहा है हमारे धर्म गुरुओं ने, अभी आपने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हम हिंदुस्तानी कितना सफल हो सके हैं इस समाज को अपना परिवार मानने में। यदि हम सफल हैं तो भारतीय शिक्षा प्रणाली मजबूत है, और यदि हम सफल नहीं हो पाए, हम जाति और धर्म में बटे हुए, तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली को हम आत्मसात करने में असफल रहे। मैं बहुत ही संक्षेप में इस विषय को, जब आप चर्चा में जाएंगे, ये सेमिनार चर्चा में जाएगा, तो इन विषयों पर जरूर प्रकाश डालेगा, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। मैं तो मानता हूँ भादुड़ी साहब कि राष्ट्रगान की जो पहली दो पंक्ति है, महान टैगोर जी कि वो दो पंक्ति, इसी में पूरा भारतीय दर्शन छिपा हुआ मैं मानता हूँ। और इस दर्शन को जिसने समझ लिया गहराई से, तो फिर एक नए भारत का निर्माण होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो दो पंक्ति है, जन गण मन अधिनायक, भारत भाग्य विधाता। जन गण मन का अर्थ है भारत की सामाजिक एकता। यदि मैं गलत हूं तो मंच के वो सभी विशिष्ट अतिथिगण मुझे रोकेंगे। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। जन गण मन अधिनायक यह परिलक्षित करता है भारतीय समाज की एकता को। भारत भाग्य विधाता अर्थात वह सर्वशक्तिमान ईश्वर जो भारत की अभिरक्षा करता है, भारत को मजबूत बनाने वाला वह सर्वशक्तिमान ईश्वर। अब ये दोनों जो परिभाषा है, जन गण मन अधिनायक, जय है भारत भाग्य विधाता, तभी मैंने कहा कि ये दोनों जो परिभाषाएं जो मैंने निर्धारित की है, पूरे भारतीय दर्शन इसमें समाहित होता है। और जिस दिन हम इस दर्शन को आत्मसात कर लेंगे और आदरणीय टैगोर जी के इस राष्ट्रगान की दो पंक्तियों को समझ लेंगे, तो फिर जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर यह देश बटेगा नहीं, लड़ेगा नहीं। यही शिक्षा प्रणाली। मैंने देखा है कई अवसरों पर कि हमारे दार्शनिकों ने जो हमें शिक्षा दी है, जो सिद्धांत बताए हैं जीवन के, हम कहाँ तक उस सिद्धांतों को अपना पाए। हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु, दर्शन शास्त्री महावीर जी, राइट फिलॉसफी की बात उन्होंने की, सम्यक दर्शन की बात उन्होंने की। मंच बताए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं? और उन्होंने उस सिद्धांत में कहा है सम्यक शिक्षा और सम्यक चरित्र। जिस दिन हम लोगों में सम्यक दर्शन, सम्यक शिक्षा और सम्यक चरित्र हो जाएगा, तो फिर देखिए भारत के सामने विश्व का कोई भी देश नहीं टिकेगा।
अब ये मंथन करना है, चिंतन करने की बात है कि वो जो राइट एजुकेशन है, राइट एजुकेशन की बात सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, बहुत बड़े पूंजीपति हो जाएं, बहुत बड़े उद्योगपति हो जाएं। मैं तो मानता हूं कि सही शिक्षा वही है जो मानव को मानव से प्रेम करना सिखाता हो, और धर्म सबसे बड़ा वही है। मानव धर्म से बड़ा और दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और वैसे मैं बताऊं, आदरणीय सभी गुरु जन जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अच्छा विद्यार्थी तो मैं नहीं था, लेकिन था। बहुत अच्छा विद्यार्थी होता तो मैं राजनीति में नहीं होता। इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है। एक बात हम बता दें कि आज भी देश के कई विधानसभाओं में और संसद में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जानकार और शिक्षित लोग हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी होता तो शायद राजनीति में नहीं होता। प्रोफेसर ज्योति हमारे छोटे भाई के समान हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र हमारा विषय था, और उस आधार पे मुझे ये लगा है कि साहब, जिस राइट कैरेक्टर की बात होनी चाहिए सोसाइटी के हर सेक्टर में, क्या वो सही चरित्र हम सबों के अंदर है? ये आत्मसात करने की जरूरत है। ये मंथन और चिंतन का विषय हो सकता है भी। बहुत लोग जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, हम कब खुश होते हैं और कब खुश होना चाहिए, मेरी अपनी परिभाषा है। जब कोई शिक्षक, ये उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, जब कोई शिक्षक देश का राष्ट्रपति हो जाए तो पूरा देश खुश होता है कि ये राष्ट्रपति हो गए, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन कोई देश का राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए, तो मुझे खुशी होगी। और ये बात भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या आवश्यक है, क्या जरूरत है, मैं अपने इन विचारों को आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि आपके बीच पहुंचे, यह भारतीय राजनीति में पहुंचना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या पहुंचना जरूरी है? भारतीय राजनीति को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की आवश्यकता यदि सबसे पहले कही है तो वो भारतीय राजनीति में। और जिस दिन भारतीय राजनीति में महावीर के ये तीनों सिद्धांत आ जाएंगे तो भारत के राजनीति के सामने विश्व का कोई दूसरे देश की राजनीति इतनी मजबूत नहीं होगी। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो अरस्तु जी का प्रिंसिपल हो, चारवाक का हो। चारवाक की एक थ्योरी पर भारत बहुत काम करता है, जातेम जीवत, जब तक जियो कर्ज लेकर के आनंद करो। हम लोग इसको बहुत एक्सेप्ट कर चुके। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। दूसरे सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, लेकिन जिससे हम ट्रैक से हट सकते हैं उस सिद्धांत को हम लोगों ने बहुत अडॉप्ट किया है। मौज उड़ा लो चाहे जो हो। तो तभी मैंने कहा कि जो सत्य पहलू है, जो रियल एस्पेक्ट्स हैं, वह हमारे समाज को, हमारे राजनीति को, हमारे धर्म को ये स्वीकार करने की बात होनी चाहिए। और जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो
भारतीय शिक्षा प्रणाली का 2 दिवसीय कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, इसकी सार्थकता उस दिन पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत आभार। बहुत आप सबों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरी इच्छा थी, मैं कई दूसरे कार्यक्रम में मुझे जाना था, लेकिन मैंने कहा कि पहले मैं इसको सीखूंगा, जानूंगा अपने गुरुओं से। और यहाँ वित्त मंत्री नहीं है, एक शिष्य गुरुओं के सामने खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। जरा हमारी एक बहन वहाँ हैं, तो मैं उनसे मिल के जाता हूँ। धन्यवाद सर। सॉरी। सर के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए सर का बहुत बहुत आभार। आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। सम्यक चरित्र हो जाएगा तो भारतवर्ष जो पहले से ही विश्वगुरु है, अपनी स्वर्णिम आभा के साथ अपनी ज्ञान परंपरा की आभा पूरे विश्व में बिखेरते रहेगा। प्रेम सद्भाव का बयार हमारे देश की खुशबू है और ये खुशबू पूरे विश्व को सुगंधित करती रहे, इसके लिए हम सभी का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं इस सेमिनार के संरक्षक और हमारे यूनिवर्सिटी के अभिभावक, हमारे अभिभावक माननीय कुलपति महोदय को अपने आशीर्वचनों को देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज़। सर बिना आशीर्वचन दिए जाने ही नहीं देंगे। जोहार, गुड आफ्टरनून। हमारे चीफ गेस्ट राधा कृष्णन जी, जो आज राधा कृष्णन हॉल में बोल रहे थे, हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के सेमिनार के। गेस्ट ऑफ ऑनर RVP सिंह, एक फॉर्मर वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी। हमारे कीनोट स्पीकर संगत वालोली जी, ये प्रोफेसर JNU से हैं। हमारे प्राचार्य डोरंडा कॉलेज, हमारे टीचर्स, डिफरेंट स्टेट से आए हुए डेलीगेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सबों को आज के इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्कशॉप सेमिनार में रांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सबों का स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक ज़माना था 2 साल पहले, लगातार चल रहा था NEP वर्कशॉप, यहाँ वहाँ। ठीक है, नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर, मेरे को ये लगता है, मैं अपने टीचर्स और स्टूडेंट से ये बात करना चाहता हूँ कि महावीर कब थे? 5th सेंचुरी BC। उनका आदर्श को अगर हम आज मान लेते तो मेरा देश विश्व गुरु हो जाता। इतना आदमी तो नहीं मान पाए, क्लियर कट है। तो अभी हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? अगर आप मैदान में पैर रख लेते हो तो आप दौड़ना शुरू कर सकते हो। और मेरा यही अपना थ्योरी है, मेरा यही प्रिंसिपल है कि अगर आप मैदान में अपना पैर रख लोगे तो आप दौड़ सकते हो। हम लोग ये वर्कशॉप सेमिनार, अभी जो ज़रूरत है हमें, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमें एक बढ़िया सिलेबस की ज़रूरत है। क्यों? बहुत दिनों से चला रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम, मैं मान रहा हूँ, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए, आप जब NEP को देखते हो या इंडियन नॉलेज सिस्टम को देखते हो, आप बोलते हो गुरुकुल। ये गुरुकुल का ही फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म है हमारा गुरुकुल का ही। जो आप ड्रेस देखते हो वो भी गुरुकुल का ही एक फॉर्म है।
पहले देखते चाहे रामचंद्र हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे हमारे जितने भी लोग जाते थे, मंत्री के हों, चाहे स्टाफ के, एम्प्लॉई के लोग जब गुरु के यहाँ जाते थे तो वही अपना एक ड्रेस में बाल मुड़कर अपने ढंग से जाते थे और हर वो काम करते थे जो उनके ज़िंदगी में ज़रूरत था। टुडे अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो दैट इज़ नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पहले रामचंद्र हों, दशरथ के पुत्र रहे हों, बावजूद वो लकड़ी काटते थे, जंगल से लकड़ी बीनते थे, लाते थे, धान चुनते थे, सब कुछ काम करते, एग्रीकल्चर सारा क्यों? एक राजा होने के लिए हर कुछ सीखने की ज़रूरत थी। हम अगर अपने आप को ठीक से देखें तो हम सिर्फ सेमिनार और चीज़ से करते चले जा रहे हैं। आज आप बताएं हमें कि आज का जो सिस्टम है, हर चीज़ में आप आ जाइए, चाहे योगा में आ जाइए, आप आयुर्वेद में आ जाइए, मेडिकल साइंस में आ जाइए, मेडिसिनल प्लांट्स में आ जाइए, अगर आप देखेंगे हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। जैसा कि बताया कि गणेश का सवारी चूहा है, आप सोचिए कि तुलसी जो मेडिसिनल प्लांट है, पीपल जो मेडिसिनल प्लांट है, आप उसका पूजा भी करते हैं। आप आज बता रहे हैं चरक की बात, आप सोचिए उस महाभारत के समय में कि जिन्हें तलवार और भाला और तीर से लगता था रात में, दिन भर जो लड़ने के बाद शाम में वो कौन सा मेडिसिनल प्लांट्स थे जो इमीडिएटली उस घाव को दूसरे दिन लड़ने के लिए तैयार कर देता था। तलवार का कट दूसरे दिन आपको उस लायक कर देता था कि आप जाकर फिर से युद्ध में उतर सकें। दैट वाज द मेडिकल साइंस। वो हमारा सिस्टम था जिसको हम लोगों ने विलुप्त कर दिया। वी डिड इट। सेकेंडली, आज 75 साल हो गए हमारे स्वतंत्रता के, समझे, और आने वाले समय में हम अमृतकाल में जा रहे हैं, 100 साल पूरा करने जा रहे हैं। उस समय किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? 25 साल के बाद ये जो यहाँ बैठे हैं, 10 साल के बाद कोई नज़र नहीं आएंगे। कौन चलाएगा देश को? कौन इन चीज़ों को सोचेगा? हमें उनको तैयार करने के लिए टीचर्स की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाले यूथ को हम इन चीज़ों पर तैयार कर पाएँ। सेकंड क्या है कि बच्चों को भी आगे आना पड़ेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। हम सिर्फ अगर यही देखते रह जाएं कि मेडिसिनल प्लांट का ऐसा होता था, तो खगोल में ये होता था, तो वैदिक ज्ञान ये था, बहुत चीज़ें आप को रिलेट करना शुरू करेंगे। एक माता है जो सरस्वती की माता है, एक माता है धन की माता है लक्ष्मी। इस तरह हम बहुत कुछ किए हुए हैं, लेकिन क्या हम आज अपने आप को कहीं पे कोरिलेट कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब इतना बात कर लिए, उनको मेडिकल कॉलेज खोलना है। मैं बोला कि क्यों नहीं आयुर्वेदिक कॉलेज खोलते हैं। मेरे पास आए थे एप्लीकेशन के लिए। हम बोले इतने मेडिसिनल प्लांट हमारे पास हैं, और अगर इतने रिसर्च हमारे पास है बॉटनी में, और ख़ास करके मेडिसिनल प्लांट पे रांची यूनिवर्सिटी में, कि अगर सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाए या कर लिया गया होता तो रांची में कम से कम आयुर्वेदिक का 2 फैक्ट्री होना चाहिए था। 2 फैक्ट्री होना चाहिए था। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियलाइज कर पाते, अगर उस टेक्नोलॉजी को हम कॉमर्शियलाइज कर पाते तो। चाहे आप हर चीज़ में देख लो, मेडिकल साइंस बोल दिए, एजुकेशन को आप देख ही रहे हो। अब जुडिशरी में चले जाओ। पहले क्या था? पहले का एक सिस्टम था, गांव घर में जो कुछ हुआ, शाम को चौपाल में बैठे जजमेंट किए, वो सबको मान्य होता था। उसी का नया फॉर्म आ गया जुडिशरी। तो हमारे अंदर जो बर्बादियां आई गुलामी के बाद, क्या बर्बादियां आई? आपको इंग्लिश मॉडल में लेके आ गए हम। पहला काम तो किया, आपको इंग्लिश मॉडल में लेके आ गए, आपको अपनी मातृभाषा ही बुला दिए, समझे। दूसरी, अब कह रहे हैं स्वतंत्रता 75 साल के बाद कि आपको 5वां तक अपना रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना है, हिंदी में पढ़ाना है। आज तक अंग्रेजी में चल रहा था, मम्मी डैडी डैडी चल रहा था। अब क्या हो गया सिचुएशन कि अब आपको हिंदी में पढ़ाना है।
तो इन चीज़ों को अगर आप जब समझना शुरू करेंगे, जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे हमारा मेडिसिनल प्लांट का सिस्टम हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हर चीज़ों को अब हमें पीछे जाके ये करने की, ये होता था नहीं, अब हमें करने का समय आ गया है। और हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी यहाँ पर शिक्षकगण हमारे रिसर्च में बैठ, कि अब आप लोग कदम आगे बढ़ाइए। आप एक ऐसा सिलेबस, स्ट्रॉन्ग सिलेबस बनाइए और बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए। बच्चों को उन ज्ञान परंपरा को इस तरीके से देना है कि वो बच्चे के अंदर पेनिट्रेट कर पाए। 75 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, और 75 साल में बहुत सारी अपने इतिहास को हम छिपाए रहे। आपको पता ही नहीं कि आपका देश का रियल हिस्ट्री क्या है, आपके देश के रियल हीरोज़ कौन हैं। आपके देश में बस 2 4 5 नाम जान रहे हैं आप। हम आज तक महावीर को लेके चल रहे हैं, सबको लेके चले, उन्हीं का थ्योरी के लिए, लेकिन अब हम इम्प्लीमेंट करें। अब हमें एक्सक्यूशन का समय आ गया है, और अगर आज नहीं तो कभी नहीं, वही चलता रहेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को आप समझ रहे हैं उनको चाहे वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है संस्कार देना। हमारे बच्चों में एक संस्कार आना चाहिए, वहीं से शुरू होगा। और ये जो एजुकेशन सिस्टम हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे बच्चे आज हैं जो इस कॉलेज जाने के पहले, स्कूल जाने के पहले या ऑफिस जाने के पहले माँ पिताजी का पैर छू के निकलते हों। ओके माँ, बाय। यही है। इस चीज़ों को किसने लाया? ये बर्बादी का जो पहला चैप्टर शुरू किया था, जो सीड लगाया था, वो था ब्रिटिशर्स, और हम उसी ब्रिटिशर्स के उस सीड को लेके ग्रो होता चला जा रहा है। आप बहुत सारे ऐसे घर देखेंगे जहाँ बच्चों से हिंदी में बात नहीं की जाती है। वो अभी बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, लेकिन उनसे बात नहीं की जाती है। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। हमें अपने घर में वो संस्कार लाने की ज़रूरत है, जो संस्कार रियली आज से 40 साल, 100 साल, 2 साल, मतलब 15वीं सेंचुरी के पहले जो था। और अगर हम उन संस्कारों को लेकर आ पाते हैं, आप कल्चर अगर देखेंगे तो ज़मीन में बैठ के खाना एक अपने आप में कल्चर था। उसका बहुत साइंटिफिक था, अगर उस पर बोलना शुरू की बहुत देर लगेगा। उस समय का जो फूड सिस्टम था वो बहुत ही साइंटिफिक था। आज भी हम बोल सकते हैं वो बहुत साइंटिफिक था। आज हम कहाँ चले जा रहे हैं? बोलेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम और पिज़्ज़ा। यही हो रहा है। आपके घर, मेरे घर में भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन का, समझे, ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बात कर रहे हैं, और अपने घर में बेटा को देखते हैं कि ऑनलाइन जुट जाता है और लैपटॉप का कैमरा में कागज साट देता है और दिन घूमता रहता है। तो जब मेरा बच्चा ये कर रहा है तो ये बच्चा क्या करेगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हंसने की ज़रूरत नहीं, इनको समझने की ज़रूरत है, और हमें इन्हें एक्सक्यूट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए बच्चों के साथ बैठना होगा, बच्चों को काउंसलिंग करना होगा, बच्चों को संस्कार देना होगा। और हम शिक्षकों से यही अनुरोध करेंगे कि इस संदर्भ में आगे बढ़ें। बहुत कम बच्चे आज के समय में हैं जो संस्कार लेकर चल रहे हैं। संस्कार आएगा, एजुकेशन आएगा, अपने आप बच्चे, हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम अपने आप डेवलप हो जाएगा। जो सिस्टम है उसी को तो हमें लाना है, लगाना है, चालू करना है। कोई नया सिस्टम नहीं बनाना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम था उसी के बारे में आपको ज्ञान देना, इतना ही कम करना है ना। तो जो आप जानते हैं, जो संस्कार आपको आपके माँ पिता से, दादा दादी से मिला है, वो संस्कार आपको आगे देना है। उसके लिए हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, तैयार होने की ज़रूरत है, सो दैट आने वाले समय में हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे के चलें कि वो बच्चे जब हमारे 25 साल के बाद जो पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स हमारे हैं, कल के डीसी हैं, कल के वीसी हैं, कल के टीचर हैं, कल के जज हैं, कलेक्टर हैं, सब आप हो। और अगर आपको देश का इतिहास पता नहीं रहेगा, देश का भूगोल कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ का हिस्ट्री क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का रिलीजन क्या है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप सोचिए ना, कहीं पोंगल होता है, कहीं ओणम होता है, कहीं अभी 14 को क्या मकर संक्रांति होती है, कहीं कश्मीर में कुछ है, आसाम में कुछ है, पंजाब में कुछ है, गुजरात में कुछ है। बावजूद उसके लैंग्वेज अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, ड्रेस अलग है।
आप कभी सोचिए कि इतने चीज़ों को एक साथ हम बांध कर एक देश में चल रहे हैं, ये कम बड़ी बात है? ये क्यों है? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से हम बंधे हुए हैं। उसी तरह हमें अभी अपने नॉलेज सिस्टम को, चाहे वो प्लांट साइड से हो, चाहे चिकित्सा साइड से हो, चाहे एजुकेशन साइड से हो, चाहे रिलीजन साइड से हो, चाहे इकोलॉजिकल साइड से हो, चाहे भौगोलिक साइड से हो, चाहे खगोल साइड से हो, चाहे मैथमेटिकल साइड से हो, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उसे लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातें, आप हमारे लिए मार्गदर्शन है सर। आपका आशीर्वाद रहा तो हमारे यहाँ योगा स्कूल, योगा कॉलेज सभी खुल जाएंगे। और जहाँ तक सर ने बात की कि एक स्ट्रॉन्ग सिलेबस की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम टीचर्स हमेशा आपके साथ खड़े हैं सर। और आपने जिस युवा पीढ़ी का आह्वान किया, वो युवा पीढ़ी भी खड़े हैं सर अपनी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। हम सभी तैयार हैं। और जैसा आपने कहा सर कि हमें कदम बढ़ाना होगा, बच्चों को वही संस्कार ज्ञान देकर देश को वही गरिमा वापस लौटानी है। हम इसके लिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ खड़े हैं सर। ये हम सभी का आपसे वादा है। ये काम घर से शुरू करना है, ये बहुत बड़ी बात है। चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलना, ये सभी के लिए सोचने वाली बात है। अपने दिल से पूछिए, अपने हृदय से पूछिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। विविधता में एकता है, कारण है भारतीय ज्ञान परंपरा। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। No sir, vote of thanks is अब मैं जगत गुरु शंकराचार्य की लिखी कुछ एक पंक्तियों को आप सभी को निवेदित करती हूँ। इच्छा, द्वेष, आसक्ति आदि से पूर्ण यह संसार स्वप्नवत है। यह उस समय तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है। ज्ञान के उदय होते ही यह संसार मिथ्या सिद्ध हो जाता है। यह है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ अमृत वचन। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिस कार्य के लिए जगाया, उसकी ज़रूरत आज हमारे समाज को भी है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो आज हमें अर्जुन बनना है और अपनी ज्ञान परंपरा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना है, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। Now I would like to hand over the baton to Dr. आप सभी में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो
सेमिनार के लिए आपका स्वागत है। हमारे समक्ष हमारे इस 2 दिवसीय सेमिनार में हमारे रांची यूनिवर्सिटी की वोकेशनल की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर स्मृति सिंह भी आ चुकी हैं। उनका भी हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार सबों को। मेरा सवाल नहीं है, एक्चुअली चूँकि मंत्री महोदय मंच पे थे, तो जो आज के इस सेशन के मुख्य वक्ता थे, कीनोट स्पीकर, एकोमोडेट करने के लिए उन्होंने बोलने में कंजूसी की। ठीक है, उनको कुछ और भी बोलना था और हम लोग सुनना भी चाहते थे। तो मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ मैं चाहता हूँ इस बहाने से कुछ बोले। तो सवाल ये है कि अगर मैंने आपकी बात को ठीक से समझा है जो आपने कहा है, तो भारत के पुराणों के बारे में कहा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक, मतलब व्यास ने अपने 18 पुराण में सिर्फ 2 बातें कही हैं कि परोपकार पुण्य के लिए है और दूसरों की मदद करना पाप के लिए। सॉरी, उल्टा मैंने कहा, परोपकार पुण्य के लिए है और दूसरों को सताना पाप के लिए। तो आपने जो वक्तव्य रखा जो बेहद महत्वपूर्ण था, प्रभावी था, वो ये कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमको इसके प्लूरल कैरेक्टर को पहचानना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये शिक्षा प्लूरैलिटी की हमको वेद और उपनिषद से मिलती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बात ये हो गई कि जब हम वेद और उपनिषद की बात करते हैं तो प्लूरैलिटी की बात करते हैं, क्योंकि उसका उत्स ही वही है। इस संदर्भ में मुझको लगता है कि हम लोग आजकल प्लूरलिज्म की कुछ बात ज़्यादा कर रहे हैं। कई बार होता है कुछ शॉट हम लोग ज़्यादा प्ले करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन लाइक नेहरू, हमको लगता है शायद ही किसी ने एक लेख न लिखा हो जिसका विषय हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चाहे नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, राधा कृष्णन हो, हुमायूं कबीर हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी परंपरा जो अपने मूल में ही डाइवर्सिटी सिखाती है, बल्कि ये हमारे ऊपर थोपती, इंजॉइन करती है दैट वी मस्ट बी प्लूरलिस्टिक इन आवर सोच। ऐसी स्थिति में प्लूरलिटी की ज़्यादा बात करना मुझको लगता है यूनिटी और जो यूनिफाइंग टेंडेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए उसको कमज़ोर कर देती है। मैं चाहूँगा इस बहाने आप रिएक्ट करें, थोड़ा और बोलें, दर्शक लोग सुनेंगे। थैंक यू। जी, आप एकदम सही फरमाए हैं। तो बात यही है कि प्लूरलिज्म की सिर्फ बातें करना, प्लूरलिज्म का अपने स्पिरिट में न लेना और प्लूरलिज्म को एक्चुअली एक्सरसाइज न करना, यही अगर हमारा एक फेटिशाइजेशन ऑफ प्लूरलिज्म हो जाए तो उसमें तो गलत बात है ही। तो यही बात यही है कि जब प्लूरलिज्म अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की जान है, अगर उसका प्राइमरी लाइफ फोर्स है, तो हम उसको अलग से उस पर थोपने वाली बात है नहीं। मतलब वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन मतलब दुख की बात यही है कि ये बात कई लोग समझते नहीं हैं। मतलब वो शायद उनका इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की ज्ञान शैलो हो, उनको शायद आप और हम जैसे उनकी पढ़ाई न हो वेदों में, उपनिषद में, सारे पुराणों में, तो वो समझ लेते हैं। मतलब ये जो निहित जो प्लूरलिज्म की बात है वो उनको समझ में नहीं आता है। वो एक मोनिज्म के ढांचे में ढल जाते हैं और वही हमें चारों ओर देखने को मिलता है। जो सेक्टेरियनिज्म हमारे अंदर फैल रहे हैं वो साबित करता है कि जबकि हम में से जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में एक्चुअली बिलीव करते हैं उनको तो बिगिन विद प्लूरलिस्ट होना चाहिए था,
वो जब सेक्टेरियन बन जाते हैं तो यानी कि इसका मतलब है कि उनको इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। तो बात यही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को और उसके प्लूरलिटी को हमें इस तरह ज्ञान के पैमाने पर फैलाना है सभी में, ताकि लोगों को इस निहित ज्ञान प्राप्त हो जाए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स टू बिगिन विथ प्लूरल है। तो ये करने के लिए अगर मतलब तो दोनों एक्सट्रीम से हमें इकट्ठे में दोनों से हमें इक्विडिस्टेंस मेंटेन करना है। न हमें प्लूरलिज्म की बात को फेटिशाइज करनी है कि वो सिर्फ एक बात मात्र रह जाए, वो एक्चुअली एक्सरसाइज ना हो, न हमें प्लूरलिज्म की बात को कंप्लीटली हटा देना है एक तरीके से यही समझ के कि वो तो है ही है। क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में जब तक प्लूरलिज्म हमारे प्रैक्टिस में ना आए तब तक इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की इस बेसिक बात एक्चुअली फ्रूइशन लाभ नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि प्लूरलिज्म की बात को समझा जाए। अब ये एक चीज है। दूसरी बात है, मैं शुरू किया वेद या उपनिषद से, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और दर्शन शास्त्र में या किसी और, जैसे मैं बात किया संताली बिलीफ सिस्टम्स के बारे में, उसके बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है, ये मेरी अज्ञता है। मैं जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अपने सिलेबस में संताली मुंडारी बिलीफ सिस्टम्स इंक्लूड करें, अपातानी अंगामी कॉस्मोलॉजी इंक्लूड करें, ताकि मुझे इनके बारे में भी जानकारी मिले। तब शायद हमें दिखेगा कि सिर्फ वेद और उपनिषद में नहीं, दूसरे सिस्टम्स में भी, दूसरे नॉलेज सोर्सेज में भी, जो सब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है, एक नागा या एक अरुणाचली उतना ही इंडियन है जितना व्यास है जिनकी बात आप किए हैं। तो हमें उनके नॉलेज प्राप्त करना है। तो ये है, तो मैं शुरू किया वेद या उपनिषद से, वो मेरी अज्ञता के कारण, क्योंकि मुझे सिर्फ वेद और उपनिषद आता है, ये मेरी अज्ञता है। मैं चाहता हूं कि हम इस अज्ञता से बाहर निकले। जैसे डॉक्टर साहब भी बोले, अविद्या एक क्लेश है। हमारी ये अविद्या है कि हम इंडिया को जाने नहीं हैं, हम सिर्फ एक स्रोत को जाने हैं, ये हमारी अविद्या है। हम सिर्फ संस्कृत और प्राकृत सोर्स को जाने हैं। हमें इस अविद्या, इस क्लेश से हमें मुक्ति लेना है, ताकि हम प्लूरल इंडियन नॉलेज सिस्टम को जान पाए। तब हम शायद देखेंगे कि सिर्फ एक स्रोत से प्लूरलिटी की बात नहीं आई होगी, शायद प्लूरल सोर्सेस से प्लूरलिटी की बात आई होगी। तो ये प्लूरल फैब्रिक ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हमको, और ये हमारा अपॉर्चुनिटी है, यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम जिस एक मायोपिक नॉलेज सिस्टम के थ्रू हम गुजरे हैं, उससे हमें बाहर निकलना है, ताकि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को फुल्ली उसके प्लूरलिटी में अपना पाए और हम इंडिया को वाकई ही हम आगे ले जा पाए उसके प्लूरलिटी में। तो यही बात है रफली, क्योंकि आप बोले कि और थोड़ा बात करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक संकीर्ण गोलाकार से निकलकर बाहर निकलने की बात की है वो अभूतपूर्व है सर। केवल भारतीय दर्शन, संस्कृत भाषा और वेद उपनिषद तक ही सीमित नहीं है, ये दूसरे बिलीफ सिस्टम में भी है। बात है इसे जानने की, पहचानने की और इसे अपने कार्यान्वित करने की। तो इस तरह से अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, बहुत बृहत है। हम उसे जान नहीं पाए हैं, ये हमारी में कमी है, तो इसे हमें जानना है। दो मिनट और। एक बात जो हमारे कीनोट स्पीकर साहब भादुरी साहब ने कही कि नाना धर्म की चर्चा हमारे वैदिक पीरियड में है, यहाँ थोड़ा एक बात समझने की आवश्यकता मुझे लगती है कि धर्म जो है वहाँ नाना धर्म, आज जो समकालीन समय में हम धर्मों को जिस हिसाब से देख रहे हैं उस तरह से वो धर्म की कल्पना नहीं की गई थी। मुझे लगता है कि जो धार्यति इति धर्म, जो धर्म का डेफिनेशन है, उस बात को, चूँकि जिस समय में यजुर्वेद में ये बातें कही गई उस समय में ये सब धर्म तो अभी काफ़ी प्रचारित हुए ही नहीं थे, अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो रिलीजन का जो एक डेफिनेशन है कि रिलीजन इज रिकॉग्निशन ऑफ द एसेंस ऑफ थिंग्स, धार्यति इति धर्म। तो मुझे लगता है कि वो जो नाना धर्म है वो आज के धर्म की जो परिभाषा हम लोग किए हुए हैं या जो सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है उसके आलोक में नहीं है। वहाँ नाना धर्म हर वस्तु का धर्म है।
जैसे बुद्धि का धर्म जिस तरह से ज्ञान है, उस तरह की बात कही गई है। इस तरह की बात नहीं मुझे लगता है कि कही गई है जिस तरह से हम लोग अभी सोचते हैं। आज के धर्म के कॉन्सेप्ट को उस व्याख्या के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि भादुरी साहब आप कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे तो इट्स फाइन, अदरवाइज दिस इज व्हाट वी फील, और दिस आल्सो गिव्स अस एन एंगल टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। ये मैं समझता हूँ। थैंक यू। नहीं, आप एकदम सही कहे हैं। धर्म का तो वही मतलब होता है जो धारण करता है। हाँ, और उस समय में तो ये सब धर्म हाँ, लेकिन आज के टाइम में धर्म है, और क्योंकि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को आज के दिन में हम लाने की बात कर रहे हैं, तो हमें आज का धर्म का सेंस भी हमें समझना होगा। और इसलिए ये जरूरी है कि जब हम नाना धर्म की बात करते हैं आज के संदर्भ में, आज की हिंदी में अगर हम नाना धर्म बोले तो उसका तो कोई मतलब है ना। तो उस मतलब को हमें समझना है ताकि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के एक्चुअल जो वेल्थ है उस संकीर्णता में ना जाकर उस वेल्थ को हम सही तरह से अपने आप को वेल्दी बनाने के लिए उसको अपनाएं। तो ये जरूरी है। और चूंकि यह ज्ञान के ही गंगोत्री बहाने के लिए पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसी को भी समय ठीक है, अपनी जगह है, किसी को अगर और किसी तरह का प्रश्न मन में है, फील फ्री। नाउ दिस सेशन स्टैंड्स ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। नो प्रॉब्लम, वी विल टेक 10-15 मिनट्स मोर। नॉलेज के लिए ही है, नॉलेज सेंट्रिक। हेलो, मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक वर्ड है सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये बड़ा मैकेनिकल वर्ड नहीं लगता है सिस्टम? तो क्या इसको हम लोग कोई दूसरे शब्द से इसको सब्स्टिट्यूट करने का हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं? क्योंकि सिस्टम जो मुझे लगता है एक प्रणाली की बात होती है, तो बहुत आपके हार्ट के नज़दीक, आपके सोल के नज़दीक, आपके थॉट के नज़दीक नहीं प्रतीत होता है। परंपरा होना चाहिए। परंपरा ये, इसी से जोड़ के मेरा भी ये मानना है कि ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली परंपरा है। तो व्हाई इट शुड नॉट बी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन रादर देन सिस्टम? बिल्कुल। तो जो ये फ्रेज बनाए हैं उनको बोलना चाहिए। तो जो एनईपी में ये फ्रेज इंक्लूड किए हैं, जिसके कारण ये कॉन्फ्रेंस के टाइटल में भी यही आया है। लेकिन आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि सिस्टम शब्द इटसेल्फ हमारी जो प्लूरैलिटी की मैं जो बात कर रहा था उसके विरोध में जाता है। क्योंकि हमारा प्लूरैलिटी का यही जो हमारा वेल्थ है कि हम सिस्टमैटिक नहीं हैं। हम काफी अनसिस्टमैटिकली हम डेवलप किए हैं, और वाग वितंडा के थ्रू अलग अलग व्यूज को अकोमोडेट करते हुए, तो सिस्टम में एक रिजिड स्ट्रक्चरैलिटी है। स्ट्रक्चर भी एक किस्म से, स्ट्रक्चर शब्द भी वही स्ट्रक्चरैलिटी को दर्शाता है। तो एक किस्म से सिस्टम या स्ट्रक्चर शायद उतना जरूरी शब्द नहीं है, लेकिन इसमें सप्लीमेंटेशन क्या है जो हम बार बार भूल रहे हैं कि एक एस जो है एंड में, वो शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि एनईपी डॉक्यूमेंट में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है प्लूरल में, और भले ही इस सेमिनार के टाइटल में मैं एक बार इसलिए मोड़ के देख भी लिया, मोड़ के नहीं, बस सुवेनिर पे देख लिया, यहाँ सिंगुलर में है, लेकिन सिस्टम्स। तो मेरा मानना ये है कि एक बार मतलब ये सवाल तो मतलब इसका जवाब मैं क्या दूं, लेकिन जो लोग इस सिस्टम का शायद कोई प्रतिशब्द नहीं मिला होगा, तो लेकिन एक एस लगा के थोड़ा ये प्लूरैलिटी को भी वो अकोमोडेट किए होंगे। लेकिन अगर हम उस प्लूरैलिटी पे ना जाकर इस सिस्टमैटिसिटी पे जाएं, तो शायद वी वुड एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ इनजस्टिस टू द शेयर वेल्थ ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। सो मैं आपके बात से सहमत हूं। अब ट्रेडिशन सही शब्द है कि नहीं वो तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशन में भी एक हाँ जी कोइंसिडेंट है कि यही चीज ऑनरेबल चेयरमैन यूजीसी के सामने पूछा गया था, और उन्होंने इस बात को कहा, और वास्तव में सही है, सिस्टम एप्रोप्रिएट वर्ड, सिस्टम शब्द जो है, सिस्टम इज एप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज इट इज ए मैकेनिकल फॉर्म। कई चीजों को एक्युमुलेट किया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब नहीं कहा कि गलत शब्द है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा गलत शब्द है। माइंड इट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत शब्द है ना। इफ 2 is better than 1, we should opt 2, not 1. My submission is that. I'm not telling that this is wrong word. My humble submission is this, है ना, कि
चूंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से जब हम इन्होंने कहा प्लूरल वे में इसका प्रयोग हुआ है, तो ये केवल ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं है, इसको हमको मेडिकल साइंस में भी लाना है, इसको लीगल साइंस में भी लाना है, इसको एजुकेशनल साइंस में भी लाना है। और इसलिए इसको अगर हम परंपरा से जोड़ते हैं, ट्रेडिशन से जोड़ते हैं, तो वहाँ इसमें सिमिलरिटी हो जा रहा है और वो एक फिक्स टर्म आ रहा है। इसीलिए इसको हम कई तरह से जोड़कर एक प्रणालीबद्ध मैकेनिज्म के रूप में इसका यूज मैं इसलिए वर्ड किया यूज किया ना, मैकेनिज्म, Yes. मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स कैन नॉट बी क्लोज टू योर हार्ट। यस, तो ये हार्ट तो, लेकिन हमको तो एक मिनट, साइंस हम लोग किसको, हम लोग जो सर गाड़ी का जो मशीन है ना, वो आपके क्लोज नहीं हो सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं गलत है। लिटरल कोई चीज की लिटरल मीनिंग लगाते हैं तो साइंस को क्या कहते हैं कि जिसका स्पेशल नॉलेज हो। सर लेकिन जब हम लोग उसी साइंस को जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग आगे दूसरा चीज पढ़ते हैं, तो यहाँ जो है वो मोटे तौर पर, व्यापक तौर पर मैकेनिज्म शब्द से जुड़ा हुआ है और यही ओके सर, थैंक यू। और मैं इसमें एक पार्ट और जोड़ना चाहूँगा। सिस्टम जो है, सिस्टम is a word that indicates that there is a point to begin with and there is a point to bring it to an end. तो ये जो इंक्लूसिव पिक्चर है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, इसके चलते भी सिस्टम यूज किया गया है। देखिए हिंदी में भारतीय ज्ञान परंपरा है, लेकिन इंग्लिश में इसको सिस्टम, और सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक और तर्क यह है कि हमारे वेदांग में यह वर्णन है कि मंत्र और यंत्र मिल करके एक तंत्र बनाते हैं। तो ये तंत्र जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा की ही देन है, इसके चलते भी ये किया गया है। और एक बात और, जो इंग्लिश वर्ड सिस्टम और सिस्टम्स की बात है, तो सिस्टम जो है वो एक नोशनल कॉन्कर्ड, प्रोफेसर भादुरी भी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तो ग्रामर में जैसे एक नंबर कॉन्कर्ड होता है और एक नोशनल कॉन्कर्ड होता है, जिसको कि इन्होंने भी शुरू में कहा। तो वहाँ पर सिस्टम या सिस्टम्स वो कोई सही है और कोई गलत है ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप सिस्टम्स यूज करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूसिव, लेकिन नोशनल कॉन्कर्ड है, इट इज़ ऑल्सो ओके। तो इट इज़ नॉट दैट देर इज सम प्रॉब्लम इन दिस कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग्स। अब मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है, यही होना चाहिए ज्ञान का आदान प्रदान और विवेचना, यही अर्थ है ये सेमिनार कराने का। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द इंटरैक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, वही नोशनल कॉन्कर्ड हुआ, दैट इज नोशनल कॉन्कर्ड। सर एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल छोटा सा। सर आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे नॉलेज सिस्टम और बिलीफ सिस्टम का दोनों का उपयोग कर रहे थे। सर इज इट इक्वल और बोथ द डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिलीफ तो नॉलेज, एक पार्ट ऑफ नॉलेज बिलीफ है। बिलीफ सारे नॉलेज थोड़ी है, मतलब कई नॉलेज के, जैसे थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि इतने सारे सिर्फ ह्यूमैनिटीज की बात नहीं है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम से, तो नॉलेज के अंदर तो सभी नॉलेजेस आते हैं, तो बिलीफ एक उसका पार्ट मात्र है। लेकिन हमारे जिस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हम समहाउ, वही जो थोड़ी देर पहले जैसे राजकुमार जी भी बोल रहे थे, एक तरह से हम धर्म का मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसमें हम लाकर, मतलब उसको समहाउ हम उसको टाई अप कर देते हैं, तो एक तरह से कॉन्फ्लेशन हो जाता है नॉलेज एंड बिलीफ के, जबकि नॉलेज एंड बिलीफ बिल्कुल भी सेम नहीं है। बिलीफ एक नॉलेज का एक सबसेट मात्र है। तो यानी कि मतलब, एंड यही बात है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स cannot be restricted to any one belief system. There are many belief systems, and each belief system may have its own ontology, its own epistemology, and Indian knowledge systems therefore necessarily has to go beyond mere structures of belief and branch out into all kinds of knowledge, which may as well as be beyond belief, which may as well as dwell in things that are not covered within the ambit of belief. Moving in that direction, we have tried to include different components. Because of that, we have included different languages also. थैंक यू वेरी मच सर। जैसा हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि सेमिनार की खूबसूरती धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है, यह डिबेट, यह डिस्कशन बहुत खूब। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द बैटन टू डॉक्टर मलय भारती, Head Department of Botany, Dorinda College, for the vote of thanks.
Good afternoon, everyone. Just we had witnessed an interactive and excellent session of the first day of this seminar, which is sponsored by ICSSR New Delhi, and other sponsors are also contributing for this seminar. First of all, it's very nice that the day we had imagined about this seminar, now it is in real. Only because of you all that you are participating with very enthusiastically in this day. So it is both an honor and privilege for me to propose vote of thanks at the inaugural session of this national seminar. And first of all, I extend my heartfelt gratitude to the chief guest, though he left this auditorium because of his busy schedule. Our Vice Chancellor also, he left this auditorium because of busy schedule. So our chief guest, Honorable Minister of Finance, Sri Radhakrishnan Kishore, for taking out his time out of busy schedule to grace this occasion with his esteemed presence. His inspiring address has highlighted the significance of Indian knowledge system in shaping a sustainable and progressive way. I also express my sincere thanks to our guest of honor, Dr. R.B.P. Singh, former Vice Chancellor, Patna University, for his thought-provoking insights and valuable reflections. His vast experience and deep understanding have provided a strong academic and intellectual foundation for this event, and we are truly honored by his presence. I extend heartfelt gratitude to Dr. Ajit Kumar Sinha, our Vice Chancellor, Ranchi University, for taking out his time for this conference, and we are deeply grateful for him for his encouragement, which reinforces the reinforces and integrating the academic knowledge or ancient knowledge with the modern academia. A special note of thanks to Dr. R.K. Rai for his great words on this seminar, IKS system with the medicine and in the present day education system. Our heartfelt appreciation for Professor S. Bhaduri, the distinguished keynote speaker, for delivering such an enlightening and comprehensive keynote address. Your ability to bridge the timeless wisdom of Indian knowledge system with modern relevance has enriched us all and created a solid foundation for the session to follow today. To all participants, both offline and online, thank you for your enthusiastic involvement, for active engagement. Your presence adds great value to this event, and we look forward to your contribution during the session. I'm equally thankful for our dynamic principal, Dr. Rajkumar Sharma, Doranda College, for your guidance, support, and encouragement in making this seminar a success. Your leadership has been a pillar of strength for this initiative. A heartfelt thanks to media personnel who have been instrumental in spreading the word about this seminar and ensuring its wider reach and impact. I also would like to extend my gratitude to our wonderful student volunteers, research scholars, whose tireless efforts, energy, and dedication has ensured the seamless execution of this event. A big thank to the organizing committee for their meticulous planning and hard work, and to support staff members also
for their behind the scene contribution, that they have been vital in making this seminar a success, this event a success. Finally, to everyone present here for being a part of this endeavor to revive and celebrate the rich heritage of Indian Knowledge System, or IKS, which will already emit all the controversy of the system or mechanics or tradition. So IKS, I'm pronouncing it. Let us take forward the insight gained today and continue to contribute to this meaningful disclosure. Thank you all, and I wish you a fruitful, engaging and seminar ahead. Thank you very much. Johar. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और अब ये उद्घाटन समारोह अब समाप्ति की ओर है। अब आप सबों से सादर अनुरोध है कि अपना लंच लेकर, लंच का किया गया है इंतज़ाम, आप सभी दिन का भोजन लेने के बाद अपने शेड्यूल में जिस जिस कमरे में आपका है उस कमरे में जाकर अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बात ये भी बता दीजिए कि आज हमारा कल्चरल प्रोग्राम है और रात का फिर खाना, बहुत लोग ऐसे नहीं। और आफ्टर सेशन आप शाम के नाश्ते के बाद हमारे इसी भव्य ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके मनोरंजन के लिए रखा गया है। दिन भर के डिस्कशन और डिबेट के बाद थोड़ी ये शाम में 6 बजे से 6 PM से है, 8 बजे तक है, और उसके बाद रात्रि भोजन के लिए हम सभी आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ से विदा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।